हाँ जी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हेल्थ, एजुकेशन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो, हमने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा खत्म कर लिया था। रोड, रेलवे, एयरपोर्ट्स, इनलैंड वाटरवे, सागरमाला, भारतमाला, सारी चीजें, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सारी हमने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो लेक्चर है वो पूरा खत्म कर लिया था। 10 मार्कर की हाई प्रोबेबिलिटी है वहां से। और सेम ये लेक्चर भी है, ये भी थोड़ा बड़ा होगा और इसके आगे वाला लेक्चर भी थोड़ा सा लेंदी होगा बस। इसमें अपना इकोनॉमिक्स 75% पूरा हो जाएगा। और आगे वाला जो लेक्चर होगा उसमें अपना इकोनॉमिक सर्वे जो इंडिया का है वो तो 80% पूरा हो जाएगा। फिर ये जो फिजिकल हो गया या फिर इन्फ्लेशन हो गया, इनमें दो दो मार्कर के क्वेश्चन आते हैं। तो आप टेंशन मतलब इतना भी पीछे नहीं चल रहे हम। बिल्कुल, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस डिले। लेकिन अभी टेस्ट सीरीज से भी हम रिलेटिवली फ्री हो गए, हमारे सेक्शनल टेस्ट लगभग खत्म हो गए। और आई हैव ए कैपेबल टीम जिसमें क्रिप्टोन सर है, आर्गन मैम है, जिनोन सर है, ये सब लोग संभाल रहे हैं, तो ये संभाल लेंगे। ठीक है, मुझे उसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं होगी अब। तो ये अपन खत्म करवा देंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा 20 तारीख तक अपना सारा खत्म हो जाए। अब आपको लग रहा होगा कि 20 तक कैसे खत्म होगा, लेकिन वो जो देखो मैं बताता हूँ आपको। उम, 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 ये जो है ना, ये टॉपिक्स ये एक ही में निपटा दूंगा मैं। एक मिनट, इसमें थोड़ा सा ही लग गया होगा। एक मिनट दो आप मुझे। हाँ जी। तो ये जो टॉपिक्स हैं, जैसे इन्फ्लेशन हो गया, प्राइस डिमांड सप्लाई हो गया, सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशनशिप हो गया, फिजिकल रेस्पॉन्स, ये छोटे छोटे टॉपिक है। यदि मैं इंडिविजुअल करूंगा तो आधे आधे घंटे में। जैसे एफआरबीएम में क्या पढ़ना है, एफआरबीएम कमेटी के बारे में पढ़ना है, उनके क्या रिकमेंडेशन थे, टारगेट्स क्या थे, क्या पूरे नहीं हुए, कुछ क्लोजेज है, एक दो बायोन्सी क्लोज और स्केप क्लोज और ये सब है। ठीक है, इतना सा ही है बस एफआरबीएम, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है। फिजिकल रिफॉर्म में ज्यादा स्टेटिक नहीं पूछता। इन्फ्लेशन, प्राइसेस, डिमांड सप्लाई ऐसा नहीं पूछेगा कि इन्फ्लेशन के कारण क्या होते हैं, उनको सुधारने के लिए कुछ कुछ चीजें, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी थोड़ी कमेटी हमने डिस्कस कर ली। और ये सारी चीजें प्री में हमने अच्छे से डिस्कस की हुई है। जैसे फिजिकल वाली चीजें, इसमें फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी फिजिकल डेफिसिट क्या होता है ना। तो ये सब चीजें अपन ने प्री में अच्छे से डिस्कस की हुई है। 2 मार्कर का क्वेश्चन आएगा तो आएगा, उनको भी मैं वापस रिवाइज करवा दूंगा आपको। तो ये जो लेक्चर है ना, आधे आधे पौन पौन घंटे के लेक्चर है, इनको मैं एक साथ क्लब भी कर दूंगा तो भी एक एक दिन में ये खत्म हो जाएगा। ठीक वैसे ही अपना जो नेक्स्ट वाला है, ये वाला बजट। बजट देखो, बजटरी जो ट्रेंड है उनमें जो मेजर जो चेंजेज हुए 2014-15 के बाद में, वो 5-7 चेंजेज है। जैसे रेलवे वाले को हटा दिया गया, एग्रीकल्चर का सेपरेट बजट लाया गया, और भी कुछ कुछ चीजें जैसे प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ये छोटी छोटी चीजें, ये 10 मिनट की चीजें हैं। ठीक है। उसके अलावा इस बार का जो बजट है वो हम साथ साथ टॉपिक के साथ करते जा रहे हैं। आपको पता है हर स्लाइड में मैं बजट का एक अलग चलाता हूँ। जैसे आज हेल्थ एंड एजुकेशन, तो हेल्थ एंड एजुकेशन बजट में क्या हुआ, तो बजट की एक समरी फटाफट से आधा घंटे में कर देंगे क्योंकि सारी चीजें पढ़ ली है। तो मतलब समझ रहे हो, प्लान उसी तरीके से क्या है कि जो बड़ी चीजें वो खत्म हो जाए। ठीक है, आपका लगभग सिलेबस तो खत्म हो चुका है, अब आपको बस क्विक चीजें देखनी है फटाफट फटाफट से। टैक्स रिफॉर्म इन इंडिया, अब जैसे टैक्स रिफॉर्म तो बड़े टैक्स रिफॉर्म तो जैसे जीएसटी वगैरह है, तो इनसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है क्योंकि 2016 में आया था। 2016 से चल रहा है, 2018 आ गया, 2021 आ गया। पूछना होता तो वो पूछ लेता स्टेटिक से। लेकिन मान लो जीएसटी में कुछ चीजें अपने इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन है, कुछ टर्म मेंशन है, तो वो अपन जरूर पढ़ेंगे अच्छे से, है ना। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, देखो ये क्रैश कोर्स है। इसमें हम मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट निकालना चाह रहे हैं कि अपना कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए कि सारी जनता को आता है हमें नहीं आता, वो तो बिल्कुल नहीं होने दूंगा मैं। ठीक है। सब्सिडीज हो गया, ये छोटे छोटे टॉपिक है। रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, पता है इसमें क्या पूछेगा, पिछली बार क्या पूछा था कि जो रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर है या इनकम है, उसका ट्रेंड बताओ, कहाँ से सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है, कहाँ से सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है। तो ये तो 15 मिनट का टॉपिक है, ट्रेंड ही तो पूछ रहे हैं वो। तो ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक, इनकी आप टेंशन मत लो। ये बस ये पॉइंट ज्यादा लिखे हुए, बाकी बहुत छोटे छोटे। ये जो है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कितना ब्रॉड टॉपिक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में रोल ऑफ गवर्नमेंट पढ़ते ही आ रहे हैं, सारी स्कीम्स हो गई, सब कुछ हो गया। स्पेसिफिक रूल्स स्टैटिक नहीं पूछेगा। मैंने बहुत सारे कोचिंग के नोट्स देखे, उन्होंने लिखा हुआ है कि कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट में क्या रोल होता है, सोशलिस्ट गवर्नमेंट क्या होता है, ये सब नहीं पूछेगा वो। ठीक है, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज यही सब है। जैसे प्लानिंग हो गई, तो प्लानिंग में क्या है, 5 ईयर प्लान हो गई, ये अपन ने अच्छे से पढ़ा हुआ है, अच्छे से प्री के टाइम में भी पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, मैं अभी भी ओवरव्यू दे दूंगा आपको। उसके अलावा जैसे अभी ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन हो गई, ये सारी चीजें जो है ये रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ही है। पीपीपी हो गया, तो पीपीपी आज अपन थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो ये अलग से कोई भारी भरकम टॉपिक्स नहीं है, इनका कोई स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक का जो 10 मार्कर की जो क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी थी वो मैंने आपको कवर करवा दी। कहाँ कवर करवा दी, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, इनमें 10 मार्कर की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, वो आज कवर कर लेंगे अपन। तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। कोशिश करूंगा 20 तारीख तक खत्म हो जाए अपना पूरा। फिर थोड़ा बहुत आईआर का भी देखते हैं, आईआर का नोट्स चल रहे हैं पैरेलल में, तो नोट्स तो मैं दे ही दूंगा। जैसे वीआईपी स्टूडेंट्स हो गए, रीपा वाले स्टूडेंट्स हो गए, इन सबको नोट्स तो देना ही देना है मुझे। लेकिन उनको पढ़ाना भी है, जैसे एक मैराथन ले लिया, कुछ ले लिया, तो वो अपन देख लेंगे। ठीक है।
तो आज हम शुरू करेंगे भाई साहब हेल्थ केयर एजुकेशन पॉलिसी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर नेक्स्ट लेक्चर अपना होगा पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनइक्वालिटी। इसमें मैंने क्या क्या कवर किया है, एनसीईआरटी और इग्नू की बुक्स कवर की है, इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से कवर किया है, बजट अच्छे से कवर किया है, और मेरे जो खुद की यूपीएससी वाले नोट्स थे वो कवर किए हैं। ये लेक्चर भी थोड़ा सा लेंथी होगा, बाकी फिर अपना चीजें सॉर्ट आउट है यार। ऊपर फ्लैट में काम चल रहा है तो हो सकता है थोड़ी खटपट आए, तो थोड़ा सा सहन कर लेना, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है साहब। हेलो 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 हेलो। हाँ सही चल रहा है। चलते हैं, तो सबसे पहले अपन जो अपना छूटा हुआ था डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर देते हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है भाई? इंफ्रास्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया, आधारभूत संरचना होती है। जो भी इंटरनेट के बेसिस पे, डिजिटल मतलब जो आईटी इंटरनेट वाली जो चीजें हैं जिसके ऊपर बेस्ड है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड है वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा आपको, टेंशन मत लो ना। अपन अच्छा ही चीजें देख लेते हैं कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया क्यों आगे है, कैसे आगे है। तो भाई साहब हमारे जो एम है वो है कि 2025 तक, 2025 तक $1 ट्रिलियन की डिजिटल इकोनॉमी होनी चाहिए। देखो अभी अपनी इकोनॉमी लगभग $3.5 ट्रिलियन है। वैसे अपन उसमें बात करें तो 325 लाख करोड़ है, ठीक है। यदि पीछे की बात करें तो 295 से हम सारी कैलकुलेशन करते हैं, 295 लाख करोड़ से 2023 वाली, लेकिन अभी 325 के आसपास है, ठीक है। तो यदि उसमें ट्रिलियन में बात करें तो $3 ट्रिलियन हम क्रॉस कर चुके हैं, है ना। हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बननी है, और उसमें डिजिटल इकोनॉमी का जो कंट्रीब्यूशन है $1 ट्रिलियन होना चाहिए। ये हमारा एम है, ठीक है। $1 ट्रिलियन, 600 करोड़ से ज्यादा डिजिटल पेमेंट होते हैं पर मंथ। जैसे यूपीआई हो गया, आप पैसे ट्रांसफर करते हो, दुकान वाले को करते हो। मतलब अभी मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे, पाकिस्तान वाले हैरान थे कि यार इनके सब्जी वाले के भी पास क्यूआर कोड है। क्योंकि देखो पाकिस्तान इस मामले में बहुत पीछे है, हमारा नेबरिंग कंट्री है, लेकिन बहुत सारी ये जो यूपीआई रिवॉल्यूशन है ना यार, हम एक तो ना अपनी कंट्री के बारे में चीजें ग्रांटेड लेते हैं। माना अपनी कंट्री में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मान लिया हम डेवलपिंग कंट्रीज, हम डेवलप कंट्री नहीं बने, लेकिन फिर भी हमारी कंट्री में कुछ इतनी अच्छी चीजें हुई है और इतनी फास्ट पेस से हुई है कि हम डेवलप्ड कंट्रीज को टक्कर दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल यूपीआई ट्रांजेक्शन में हम तीसरे नंबर पे हैं यार, यूएसए चाइना के बाद में। तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी डेवलप्ड कंट्री जो फ्रांस हो गई, जर्मनी हो गई, जापान हो गई, साउथ कोरिया हो गई, इनमें भी इतनी फास्ट प्रोग्रेस नहीं हुई थी। तो कुछ चीजों में हमने बहुत तगड़ी प्रोग्रेस की, जैसे यूपीआई में। अब बताओ, सोचो पाकिस्तान वाले, मतलब मैंने उनके रिएक्शन वीडियो देखी थी तो वो बोल रहे थे इनके सब्जी वाला भी यूपीआई कोड ले रहा है। क्योंकि वहां तो यूपीआई पता है कैसे होता है कि बड़े बड़े मॉल में गए आप, वहीं पे यूपीआई चलता है। सब्जी वाले यूपीआई का कंसेप्ट जानते ही नहीं है, और वो हैरान थे कि सब्जी वाला ट्रस्ट भी कर ले रहा है कि हाँ अकाउंट में पैसे आ गए होंगे। जो पेटीएम बोलता है वो सुन रहे थे वो कि अच्छा इन्होंने एक मशीन बना रखी है रेसे रेसे। तो उनके लिए मतलब ऐसा ना कि आज के 20 साल 30 साल बाद वाली बात। जैसे अपन अमेरिका की सड़कें वगैरह देखते हैं, पुल वगैरह देखते हैं, चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, तो हमें लगता है ओ भाई साहब क्या बना रखा है। तो वैसे ही वो ओस्ट्रक थे हमारी प्रोग्रेस देख के। तो 600 करोड़ डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन होते हैं पर मंथ, ठीक है। इंडिया इज गेन द थर्ड प्लेस इन डिजिटल पेमेंट आफ्टर यूएस एंड चाइना। तीसरे नंबर पे आ गए अपन डिजिटल पेमेंट के टर्म में, ठीक है। हालांकि हमारी पॉपुलेशन भी ज्यादा है तो उस हिसाब से, लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा होना के साथ उसका पेनिट्रेशन भी तो जरूरी है। हमने पेनिट्रेट किया उस पॉपुलेशन में? नहीं तो हमारी तो 21% जनता तो बीपीएल में है। 21.9% किसके हिसाब से? सुरेश तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से। तो वो अपन आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। 83.7 करोड़ हैव इंटरनेट कनेक्शंस एज ऑफ जून 2022। तो आप इसको देखो लगभग 85 या 90 करोड़ लिख के आ सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये तो डेटा पुराना है इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से जून 2022 का। तो आप लगभग 90 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट है, ऐसे याद कर सकते हो आप, ठीक है। 114 करोड़ लोगों के पास, और हम कितने, लगभग 140 करोड़ लोग हो गए अपन, ठीक है। तो 140 करोड़ में से लगभग 114 करोड़ लोगों के पास मोबाइल फोन है यार, बड़ी बात होती है, इतना पेनिट्रेट हम कर गए अंदर। तो ओवरऑल टेली डेंसिटी इन इंडिया स्टूड एट 84%। टेली डेंसिटी का मतलब होता है कि एक आदमी के पास कितने सिम कार्ड है, फिर कितने मोबाइल कनेक्शन है। तो दिल्ली जैसे यूटी में तो 270 है, एक आदमी के पास लगभग 2.5-3 सिम है, किसी के पास 4 है, किसी के पास 2 ही है। तो एवरेज निकाले तो 2.7 हम बोल सकते हैं कि 2.7 सिम है एक आदमी के पास, ठीक है। ये परसेंटेज में ना, तो इसलिए 84% हमारी टेली डेंसिटी, जो कि बहुत अच्छी माना जाएगा इसको। डीबीटी हैज लेड टू सेविंग ऑफ 2.7 लाख करोड़। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण ही डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो पाया। इसके कारण हमारे 2.7 लाख करोड़ रुपए बच गए। सोचो हमारा पूरा एजुकेशन का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट था वही 1.2 लाख करोड़ था, ठीक है। तो उससे भी ज्यादा हमने, उससे भी लगभग दुगना हमने डिजिटल डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करके बचा लिया। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये कुछ कुछ डेटा आपको याद होना चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन लगभग 90 करोड़ हो गए, 114 करोड़ लोगों के पास मोबाइल कनेक्शन है। डीबीटी से हमने कितना बचाया? हमारा टारगेट क्या है? 2025 तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है। ये रट लेना है आपको, क्योंकि बड़ा मान लो 10 मार्कर का क्वेश्चन आ गया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो आपको ये सब डेटा देना ही पड़ेगा।
विदाउट डेटा यू आर नथिंग, जस्ट आप ज्ञान दे रहे हो और उसको ज्ञान नहीं चाहिए, है ना, उसको फैक्ट्स चाहिए। अब इनिशिएटिव्स कुछ कुछ पता होने चाहिए, जैसे इंडियन गवर्नमेंट के डिजी लॉकर हो गया, माई गवर्नमेंट इनिशिएटिव हो गया, जिसमें सारी स्कीम्स की चीजों सारी स्कीम्स रजिस्टर्ड है वहां पे, ठीक है। ई रूपी हो गया, जैसे अपना क्या है कि रूपी कैसे होता है, या तो कॉइन में होगा, है ना, या नोट होगा। ई रूपी होगा, ऐसा होगा कि आरबीआई ने ही जारी कर दिया एक वर्चुअल करेंसी, जैसे क्रिप्टो करेंसी होती है ना, वैसी एक करेंसी जारी कर दी आरबीआई ने खुद इंडिया की, तो वो ई रूपी हो गया कि आप उस रूपी को एक दूसरे के लिए एक दूसरे से ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। ई वे बिल हो गया, जो भी जीएसटी में 50,000 से ज्यादा का सामान आ जा रहा है तो उसके लिए ई वे बिल जरूरी हो गया। ये सब डिजिटल इनिशिएटिव्स है ना। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव फॉर टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट, टेलीकॉम, यदि प्रोडक्ट्स के लिए यदि हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देंगे तो वो इंडस्ट्री बूस्ट होगी, और टेलीकॉम इंडस्ट्री बूस्ट होगी तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में अपने आप ही बढ़ोतरी होगी, ठीक है। भारत नेट, भारत नेट 2.5 लाख ग्राम पंचायतों तक, 2.5 लाख ग्राम पंचायतों तक नेट पहुंचाना है भाई साहब। तो इसमें एक्सेसिबिलिटी, मतलब एक्सेसिबल होनी चाहिए चीजें, वहां पे पहुंचनी चाहिए, पहुंच होनी चाहिए। अफोर्डेबिलिटी, ऐसा नहीं कि पहुंच तो गई लेकिन महीने का बिल ही 5,000 का आ रहा है इंटरनेट का, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अफोर्डेबल भी होना चाहिए, ठीक है, किफायती होना चाहिए। कनेक्टिविटी, मैक्सिमम लोगों तक कनेक्ट करना है, 2.5 लाख ग्राम पंचायत तक पहुंच गया। एंड इंक्लूसिविटी पेन इंडिया, ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ साउथ साउथ इंडिया के गांवों तक पहुंचा दिया, नॉर्थ ईस्ट को भी कवर करना है, नॉर्थ को भी कवर करना है, वेस्टर्न राजस्थान को कवर करना है, बाड़मेर की गांव ढाणी तक इंटरनेट को पहुंचाना है। ये भारत नेट की वो है, ठीक है। तो ये चारों वर्ड याद रखना, हिंदी भी हमने की हुई है। अच्छा, इसकी हिंदी छूट गई है, कोई बात नहीं, मैंने बता दिया आपको। किफायती होना चाहिए, उसकी पहुंच होनी चाहिए, उसकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, मैं हिंदी करके दे दूंगा जब मैं स्लाइड दूंगा तो, और इंक्लूसिविटी होनी चाहिए, ठीक है। डिजिटल इंडिया इज एन अम्ब्रेला प्रोग्राम वाज लॉन्च इन 2015। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम हमने लॉन्च किया था कब, 2015 में। थोड़ी सी नॉइस आ रही है, ये बीच बीच में आएगी, ठीक है। रोक लेता हूं मैं अपने आप को, पानी पी लेता हूँ। ये नॉइस बीच बीच में आएगी, है ना। उसके अलावा एक कंप्रेहेंसिव टेलीकॉम डेवलपमेंट प्लान लाया गया नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए। मतलब नॉर्थ ईस्ट, मान लो 2 मार्कर का क्वेश्चन है, वैसे नहीं आएगा ये आपको 5 और 10 में लिखना है, यदि याद रह जाए तो। कंप्रेहेंसिव टेलीकॉम डेवलपमेंट प्लान किसके लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए। अब टेलीकॉम के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या होगा भाई, वहां पे टावर लगाए जाएंगे, बिल्कुल टावर तो लगाए जाएंगे, वहां पे लाइन्स बिछाई जाएगी, मान लो फाइबर की लाइन बिछाई जा रही है तो, ठीक है। तो ये सब चीजें इसमें है। और एक एक फंड होता है, मैं बताता हूँ, हाई क्वालिटी इंटरनेट के लिए। और इसका पैसा कहां से आएगा, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। ये क्या होता है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, जितने भी प्राइवेट एंटिटी है ना, रुक जाओ भाई रुक जाओ, रुकने दो इनको, रुकने दो। ये सब समस्या फ्री वाले कोर्स में आएगी, टेंशन मतलब। हम पूरी तरीके से हम डिजिटल जा रहे हैं, हम भी डिजिटल जा रहे हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में पढ़ रहे हैं, पूरा अच्छे से हमने पूरा सेटअप तैयार करवा रहे हैं हम, ठीक है। तो अगली बार से कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड क्या होता है, 2 मार्कर में क्वेश्चन आ सकता है। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड होता है कि जैसे सीएसआर एक्टिविटीज है, जितनी भी टेलीकॉम जो टेलीकम्युनिकेशन के लिए जितनी भी प्राइवेट कंपनीज है, जैसे कौन कौन सी, एयरटेल हो गई, अपनी रिलायंस डिजिटल हो गई, ये क्या नाम है, जियो। तो इनसे क्या है, एक फंड, एक पर्टिकुलर वो लिया जाता है, पैसा लिया जाता है कि भाई तुम तो उन्हीं उन्हीं कस्टमर्स को कैटर करोगे जिनसे तुम्हें प्रॉफिट होगा, तुम गांव ढाणियों में थोड़ा ना जाके टावर लगाओगे। तो तुम्हें एज ए सीएसआर एक्टिविटी आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा, उस पैसे को हम यूज करेंगे गांव ढाणी तक पहुंचने में, सरकार यूज करेगी उस पैसे का गांव ढाणी में पहुंचने के लिए। तो ये किस पे लगाया जाता है, ये प्राइवेट टेलीकॉम एंटिटीज पे लगाया जाता है, प्राइवेट टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज पे लगाया जाता है ना। प्राइवेट प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे रिलायंस डिजिटल हो गया, या फिर जियो हो गया, या फिर एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, इन पे लगाया जाता है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। इस पैसे को गवर्नमेंट लेके कहां पे यूज करेगी, जो दूर दराज के जो गांव है, जो रिमोट लोकेशन है, वहां पे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए। तो ये जो कंप्रेहेंसिव टेलीकॉम डेवलपमेंट प्लान है ना, वो नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए कराया गया यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के द्वारा। उसके अलावा बताते हैं भाई। गति शक्ति संचार पोर्टल वाज लॉन्च ऑन 14 मई 2022। गति शक्ति संचार पोर्टल, तो इसमें क्या है, दिस पोर्टल विल स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस ऑफ राइट ऑफ वे एप्लीकेशन एंड परमिशंस अक्रॉस द कंट्री। वही वाली बात है,
मतलब संचार को आपको गति देनी है, सीधी सी बात है। तो आप ये रट लेना, गति शक्ति संचार पोर्टल आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कब 2022 में स्टार्ट किया गया। इस पे पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आएगा ये पॉइंट बढ़ाने के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स आप 5 नंबर के क्वेश्चन में लिख के आ सकते हो कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है इंडिया में। ठीक है, अब देखो ये पक्का क्वेश्चन आ सकता है 2 या 5 मार्कर का। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर हम जिसे हिंदी में बोले डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, ये क्या होता है। देखो पहली बात तो बहुत सारे लोग तो नाम सुन के उड़ जाएंगे कि यार डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है ना। ये इकोनॉमिक सर्वे में अच्छे से डेफिनेशन दी हुई है, इसके एग्जांपल्स वगैरह सारे दिए गए। कुछ नहीं है, ये बहुत सिंपल चीज है कि वो है जो लोगों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं, नागरिकों को सशक्त बनाते हैं, डिजिटल समावेशन को सक्षम करके जीवन में सुधार करते हैं। ऐसा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो कि इंग्लिश में बोल देता हूं, असेंशियल सर्विस को डिलीवर करेगा, किसको, लोगों को एम्पावर करेगा। एक तो सर्विस की डिलीवरी हो गई, देखो 3 कंपोनेंट हो गए इसमें। सर्विस डिलीवरी हो गई एक तो, ठीक है। सर्विस डिलीवरी जैसे फॉर एग्जांपल आपको ओबीसी अपना सर्टिफिकेट बनवाना है ना, आपको मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना है, ये सब सर्विसेज होती है। तो ये सर्विस डिलीवरी अपन ने करवा दी, ठीक है। उसके अलावा एम्पावरिंग सिटीजन, एम्पावर कैसे करेंगे भाई, कि महिलाओं से रिलेटेड कोई स्कीम है उसकी जानकारी महिलाओं तक पहुंच गई, वृद्धजनों से रिलेटेड कोई स्कीम उसकी जानकारी उन तक पहुंच गई। एंड इंप्रूविंग लाइफ बाय इनेबलिंग डिजिटल इंक्लूजन। डिजिटल इंक्लूजन मतलब क्या हुआ, जैसे उनके पास इंटरनेट होना चाहिए, ठीक है, उनके पास एसेंशियल ऐप वगैरह जो भी प्लेटफॉर्म है वेबसाइट से वो होनी चाहिए, ताकि उनका यूज करके उनकी लाइफ में इंप्रूवमेंट हो। जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ ही है, हेल्थ के लिए हम क्या कर रहे हैं, गिद्ध, ये आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। हेल्थ के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल इनिशिएटिव है गिद्ध, तो ये अपन आगे पढ़ेंगे। इस तरीके से लाइफ को इंप्रूव, जैसे फॉर एग्जांपल मूक है, मासी ओपन ऑनलाइन कोर्स, मतलब आप घर बैठे बैठे ऐप के जरिए आईआईटी के कोर्सेज को घर पे बैठे बैठे पढ़ सकते हो, तो उससे आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट हुआ ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप घर पे बैठे बैठे कनेक्ट का ऐप लेके कनेक्ट के कोर्सेज को आप घर से पढ़ सकते हो, तो या फिर ये जैसे यूट्यूब से आप पढ़ रहे हो भी, लाइफ में इंप्रूवमेंट हुआ ना। तो ये 3 इनिशिएटिव, सर्विस डिलीवरी करनी है, एम्पावर करना है, और लाइफ को क्या नाम है, इंप्रूव करना है, लाइफ को हिंदी में मैं बोलूँ तो जीवन में सुधार करना है, समावेशन करके, सबको समावेश करके। ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एम हो गया। देखो भाई 3 घटक है इसमें, पहला तो लोग होंगे, दूसरा पैसा होगा, तीसरा सूचना होगी। क्या क्या डिलीवर करा जाएगा, किसको डिलीवर करा जाएगा, लोगों को डिलीवर किया जाएगा, सीधी सी बात है। लोग नहीं होंगे तो क्या होगा, क्या क्या, पैसा, फाइनेंस, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल कोई नरेगा में काम कर रहा है, उसको डायरेक्टली हमने उसके खाते में, बैंक में, पहले क्या होता था, बैंक में जाओ, पासबुक अपडेट कराओ, लाइनों में लगो। और मैंने देखा है, मैं तो खुद गांव से हूँ, नरेगा के वर्कर जब पैसा निकलवाने आते थे ना, तो उनको बैंक मैनेजर्स वगैरह अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, है ना। जैसे मैं जिस गांव में हूँ, वहां के जो बनिया लोग हैं वो ज्यादा ट्रांजेक्शन देते हैं, वो ज्यादा ब्याज देते हैं बैंक को, वो उनके प्राइम कस्टमर है। जैसे किसी बनिया ने 1 लाख रुपए डेली जमा करवा रहा है या बड़ी एफडी करवा रखी है, उनसे बैंक चलता है, ठीक है। तो उनको तो वो एसी रूम में बैठाते हैं, चाय मंगवाते हैं, बहुत सारी चीजें करवाते हैं। और नरेगा के वर्कर्स को मतलब आधे आधे टाइम सच बता रहा हूँ भगा देते हैं, यदि कोई रूड क्लर्क होगा या फिर बैंक पीओ होगा या फिर मैनेजर होगा तो, है ना। छोटी छोटी कमियों के कारण उनको बार बार आना जाना पड़ता था, अब सीधा खाते में पैसे आ जाते हैं, यूपीआई होता है तो वो उसका यूज कर सकते हैं। और अधिकतर इनके बच्चे भी आजकल पढ़े लिखे हो गए, अपन उनके ही तो बच्चे हैं। हमारे जो जो पेरेंट्स हैं वो बहुत तगड़े थोड़ा है, वो अपने उनके जैसे ही लोग हैं, है ना। तो जैसे मेरे घर में भी बहुत सारे नरेगा में जाते थे, ठीक है। तो इस तरीके से लोगों को, और फाइनेंस, और तीसरा सूचना, बहुत जरूरी है सूचना। लोगों को पता ही नहीं कि क्या क्या स्कीम चल रही है, बहुत लोगों को नहीं पता, अपने को भी नहीं पता होता बहुत सारे, तो सूचना भी उन तक पहुंचाई जानी चाहिए। 3 घटक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सूचना, लोग और पैसे, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 कंपोनेंट्स, पीपल, मनी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये ध्यान रखने। 5 नंबर का पक्का क्वेश्चन आ सकता है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ डीपीआई, अब एग्जाम्पल से आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा कि अच्छा यही ठीक है, डीपीआई फालतू में लोड ले रहा था। एक तो जेम ट्रिनिटी है, जनधन आधार मोबाइल, कि आपने जनधन अकाउंट खुलवा दिया बैंक में, ठीक है, उसको आपने लिंक करवा दिया आधार से, और फिर आप मोबाइल से उसको ऑपरेट कर रहे हो। ये एक तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो आधार हो गया, पीपल्स डिजिटल आईडी, यूपीआई हो गया, उसको आप मोबाइल मोबाइल में क्या यूज कर रहे हो, यूपीआई यूज कर रहे हो उस पैसे को निकलवाने के लिए, या फिर डिपॉजिट करवाने के लिए, या फिर ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, कि भाई साहब इसमें क्या होता है कि आप रोगी हो, आपका सारा डेटा एक जगह होगा। कभी भी आप नए डॉक्टर को दिखाने जाओ तो अभी क्या होता है, जैसे मम्मी यहाँ पे जयपुर दिखाने आती है बहुत बार, तो मम्मी मान लो एक पर्टिकुलर फाइल भूल गई, तो अब वहां से स्कैन करके मंगवाना पड़ता है, जो भी है, ठीक है। अभी सारा एक डिजिटल लॉकर टाइप से हो गया है कि एक ही जगह पड़ा है, डॉक्टर को पता है कि कहाँ कहाँ से इनकी दवाइयां चल रही है, कितने साल से इनकी बीमारी है, सब कुछ डॉक्टर
पूरी प्रोफाइल देख के एक बार में उस ऐप में समझ जाएगा, कितना अच्छा काम हो जाएगा। डिजी लॉकर वही है कि 150 मिलियन यूजर्स के डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर में पड़े हुए हैं, कि अपनी जैसे मार्कशीट हो गई, अपना प्रमाण पत्र हो गया, कोई मूल निवास या ओबीसी प्रमाण पत्र हो गया, अपनी डिग्री हो गई, ये सारे डिजी लॉकर में एक जगह एक्सेस है। जब आप जॉब के लिए अप्लाई करने जाते हो तो आप सीधा डिजी लॉकर का एक्सेस दे सकते हो अपने एम्प्लॉयर को, ताकि वो वहां पे आपकी जैसे सीवी देख सके, रेज्यूमे आपका देख सके। तो ये डिजी लॉकर हो गया। या अब देखो डिजी लॉकर क्या दे रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है ताकि आपका एम्प्लॉयर इन्फॉर्मेशन देख सके। आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव क्या दे रहा है, ये भी सूचना ही तो दे रहा है कि रोगी की सूचना उसके तक पहुंच सके। यूपीआई क्या दे रहा है, फाइनेंस। ये तीन कंपोनेंट थे ना, वो बात कर रहे हैं अपन की अलग अलग जो डिजिटल हेल्थ सॉरी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या क्या चीजें दे रहे हैं, मतलब तो मनी, जैसे मनी के लिए यूपीआई हो गया, ठीक है। इंफॉर्मेशन के लिए ये हो गया, जैसे ये आयुष्मान भारत हो गया, डिजी लॉकर हो गया, माई स्कीम में सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स एक जगह आपको दिख जाएगी, ये भी अपन आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। आधार में क्या है, लोगों की डिजिटल आईडी, पीपल हो गया। तो ये देखो अलग अलग प्लेटफॉर्म अलग अलग कंपोनेंट को सर्व कर रहे हैं, ये हो गया आपको, ठीक है। एम क्या है, फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाना है, बिल्कुल। फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है, आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको पैसे को कैसे यूज करना चाहिए, ठीक है। आपको अपने पैसे को कैसे सेफ रखना है, ये सब फाइनेंशियल लिटरेसी का पार्ट हो गया। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड एम्पावरिंग बेनिफिशरीज, मतलब बेनिफिशरीज लोग ही हो गए, उनको एम्पावर करना है। तो ये सब चीजें तो अपने को लिख के आनी होती है ना। वित्तीय साक्षरता देना है, नवाचार करना है, उद्यमिता को बढ़ावा देना है, रोजगार को सृजन करना है और लाभार्थियों को सशक्त बनाना है, इसका उद्देश्य डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का। देखो पब्लिक के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, कौन सा है, डिजिटल वाला है, और किसके लिए, पब्लिक के लिए, बस हो गया काम। शुरू कब हुआ, 2009 में, जब से आधार को लॉन्च किया गया था तब से शुरू हो गया। और आधार किसका ब्रेन चाइल्ड है, नंदन नीलेकनी साहब का, नंदन नीलेकनी साहब का, ठीक है। इनका एक और ब्रेन चाइल्ड आगे अपन देखेंगे। डीपीआई की वृद्धि 3 कारणों से संभव है। कैसे भाई, एक तो अनुकूल जनसांख्यिकी, भाई पहला कंपोनेंट क्या था, लोग थे, जो घटक थे 3, उनमें पहला कंपोनेंट क्या था, लोग थे, ठीक है। तो लोग कहां से आएंगे, अनुकूल जनसांख्यिकी, अपना जो डेमोग्राफी है वो बहुत बहुत सही है। हमने यंग लोग कितने अपने पढ़ा था अपन ने, तो यंग लोग बहुत ज्यादा होने के कारण अपना जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो बहुत जल्दी होगा, सही बात है। यंग लोग ज्यादा जल्दी एक्सेप्ट करेंगे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को। मध्यम वर्ग का व्यापक विस्तार, ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत ज्यादा अमीर लोग और बहुत ज्यादा गरीब लोग, बहुत ज्यादा पुअर लोग, ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो मिडिल क्लास है वो बहुत अच्छे से यूज कर पाएगी, और ये हमारी मिडिल क्लास राइज हो रही है। गरीब आदमी के पास तो मतलब वो तो दिहाड़ी मजदूरी कमाता है, वो तो डेली के 200 250 300 रुपए लाता है, वो उसका कैश होता है, कैश क्या बोलते हैं उसे, हैंड टू माउथ चलता है उनका। तो लेकिन जैसे जैसे मिडिल क्लास राइज हो रही है, तो मिडिल क्लास थोड़ा ठीक ठाक कमाता है, बचत भी करता है, उस बचत को घुमाएगा पैसे को, तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी भाई साहब, ठीक है। कहीं जॉब करेगा तो ईपीएफओ हो गया, ईएसआईसी हो गया, ये सब चीजें होती है। डिजिटल व्यवहार पैटर्न ये भी बदल रहा है अपना, किसके कारण बदल रहा है, ये गवर्नमेंट ने बहुत पुश किया है, जैसे यूपीआई को पुश किया, पेटीएम जैसे आए, नए नए स्टार्टअप्स आ गए। तो डिजिटल जो व्यवहार है उसका पैटर्न बदल रहा है। पहले लोग डरते थे डिजिटल ट्रांजेक्शन वगैरह से, लेकिन अभी तो खुल के अपने मम्मी पापा भी यूज करते हैं, सोचो अपने घर वाले भी यूज करते हैं, पहले तो नहीं करते थे, सबके पास स्मार्टफोन आ गया। तो ये 3 अनुकूल कारक है ताकि अपना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप 5 नंबर के क्वेश्चन में लिख के आ सकते हो, डरना नहीं है बस। अब माई स्कीम क्या होती है, भाई कुछ नहीं है, एक शॉपिंग साइट है एक तरीके से। ये किसकी शॉपिंग साइट है, स्कीम्स की शॉपिंग साइट है, कि वहां पे जाके आप, एक प्लेटफॉर्म है, एक पोर्टल बना हुआ है, एक वेबसाइट बनाई हुई, ऐप बनाया हुआ है, उस पर आप जाके देखने को। अभी क्या करना होता है, जैसे मैं हूं, मुझे मान लो मैं स्टार्टअप रन कर रहा हूँ कनेक्ट सेल्स नाम से, मुझे मान लो इसके लिए लोन लेना है, तो मैं क्या करूंगा, किसी से पूछूंगा कॉल करके कि यार एमएसएमई में क्योंकि अपना कनेक्ट सेल्स रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो रजिस्टर्ड है, तो अब एमएसएमई में आ गया। एमएसएमई की डेफिनेशन अपन ने देखी थी, पता है ना, कि अपना रेवेन्यू उससे कम होना चाहिए, 10 साल से कम का होना चाहिए, कुछ इनोवेटिव करना चाहिए। इनोवेटिव तो हम कर ही रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। तो जैसे एमएसएमई की डेफिनेशन में वो स्टार्टअप की डेफिनेशन थी, सॉरी, तो उसमें अपन आगे, अब एमएसएमई के लिए लोन लेना होगा अपने को। तो अब मैं क्या करूंगा, माई स्कीम पोर्टल पे जाऊंगा, मैं वहां पे अपने सारा डेटा फिल कर दूंगा कि मेरा नाम ये है, मेरा ऑक्यूपेशन ये है, ये चीजें, क्या मैं एलिजिबल हूँ क्या इसके लिए, मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 7 लोग काम करते हैं, हमारा रेवेन्यू इससे कम है। वो अपने आप ही फिल्टर करके उस इन्फॉर्मेशन को तुम्हारे लिए ला देगा कि तुम इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो, इसमें अप्लाई कर दो। सोचो कितना आसान काम हो गया। कोई आदमी है ना, मान लो वो ये नई स्कीम आई थी, जैसे प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना आ गया, वो अपना सारा जैसे उसमें क्या हो गया कि 3 साल से 2018 के बाद में होना चाहिए, वो 15,000 से कम सैलरी होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें थी, वो अपनी सैलरी वगैरह सारा डाल देगा, उसको अपने आप दिखा देगा कि यार तुम इस चीज के लिए अवेलेबल हो। अपनी छात्रवृत्ति होती है, हमें अलग अलग जगह ढूंढना पड़ता है, आप अपने सारी डिटेल डालेंगे, मैं 10वीं का छात्र हूँ, मेरे इतने परसेंटेज थी, ये थी,
आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की छात्रवृत्ति बता सकता है, राजस्थान गवर्नमेंट की छात्रवृत्ति बता सकता है, यही है माई स्कीम। ठीक है, तो अपन पढ़ लेते हैं फटाफट से। माई स्कीम इज एन ई मार्केट प्लेस फॉर स्कीम, मार्केट है एक तरीके से स्कीम्स का, और ई मार्केट है मतलब डिजिटल है पूरा, ऐसे फिजिकल मार्केट नहीं है कि किसी ने दुकानें खोल के बैठी हुई है। इट हेल्प्स रिड्यूस यूजर टाइम एंड एफर्ट्स बाय डूइंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ सर्चिंग, कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं, वो खुद बता देगा, तो आपका टाइम और एफर्ट बचेंगे। मल्टीपल वेबसाइट ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट स्टडी इसलिए मल्टीपल स्कीम गाइडलाइन टू चेक द एलिजिबिलिटी। अब देखो भाई, आपको पहले तो क्या हुआ, आपको छात्रवृत्ति चाहिए तो मिनिस्ट्री ऑफ उस पे जाओ, एजुकेशन पे जाओ। मान लो आप माइनॉरिटी में तो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री अलग है, आप स्किल डेवलपमेंट में काम करना चाहते हो तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट अलग है ना, लेबर है तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में जाना पड़ेगा। अब इसने क्या किया, सारे डिपार्टमेंट की स्कीम को एक जगह कर दिया एक तरीके से। ठीक है, तो इट्स लाइक ऐसे सोचो कि आपको मान लो अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग जगह से पढ़ने पड़े, इकोनॉमिक्स आप कनेक्ट से पढ़ रहे हो, कोई कहीं से पढ़ रहे हो, हमने एक ऐसा ऐप बना दिया जहाँ पे सारे डिफरेंट कोचिंग्स के कोर्सेज वहां पे मिलेंगे सारे, ऐसे ऐप बना दिया अपन ने। अच्छा स्टार्टअप आइडिया यार। ठीक है, दिस स्कीम ऑल्सो एक्ट एज ए सिंगल नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर लॉन्चिंग एवरी गवर्नमेंट स्कीम। आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करने की बजाय वहीं पे लॉन्च कर देंगे, सीधी सी बात ये तो आसान चीज होगी। एज ऑफ 16 जनवरी 2023 more than 181 सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट स्कीम एंड 14 डाइवर्स कैटेगरी हैव बीन होस्टेड ऑन द पोर्टल। अब देखो ये डेटा है ना, बहुत वेग सा है, क्योंकि ये तो 2023 का और जनवरी का डेटा भी तो 2024 आ गया। तो आप लिख सकते हो कि लगभग 200 सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट यूटी की स्कीम्स वहां पे वो है, रजिस्टर्ड है लगभग 200। अब आप 500 लिख के आओगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन अभी पक्का जैसे माई स्कीम का अपन पोर्टल खोल के देखेंगे तो वहां पे लगभग 200 से ऊपर ही होगी, तो ये आप लिख के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और कैटेगरी 14 डाइवर्स कैटेगरी जैसे मतलब एजुकेशन कैटेगरी हो गई, वो क्या नाम है इसका, वोकेशनल कैटेगरी हो गई, मान लो आपको जॉब वगैरह चाहिए तो उसके लिए कैटेगरी हो गई है ना, तो ये सारी कैटेगरी अलग अलग होती है। माई स्कीम योजनाओं के लिए एक ई मार्केट प्लेस है, ये उपभोक्ताओं के समय और प्रयास को कम करने में मदद करता है, क्योंकि इसके लिए उन्हें सरकारी विभागों की कई वेबसाइट पर खोज करने और उनकी पात्रता की जांच करने के लिए कई योजनाओं के दिशा निर्देशों का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है, वो सारा वहीं पे आपको हो गया। ठीक है, ये योजना किसी भी सरकारी योजना को शुरू करने के लिए एकल राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य करती है, और अभी 181 से अधिक केंद्रीय और राज्य केंद्रीय एक शासित प्रदेश सरकार की योजनाओं को पोर्टल पर होस्ट किया गया है। देखो जैसे मैंने वहां पे माई स्कीम पोर्टल पे गया था, एंटर डिटेल, अपनी डिटेल एंटर करो, सर्च करो और अप्लाई करो, बस। आप अभी देखो ये डायग्राम आप बना के आ सकते हो, उससे क्या होगा, उसको एक फील आएगी कि हाँ यार ये इकोनॉमिक सर्वे मेंशन था इसलिए मैंने अच्छे से पढ़ाई है, कि हाँ यार इसने सच में देखा हुआ है। कि आप क्या करोगे, एग्जाम में डायग्राम कैसे बनाओगे, एंटर डिटेल, यार ये टेबल हिल रही है, एक टेबल डोनेट कर दो, एंटर डिटेल आप ऐसे करोगे। ठीक है, उसके बाद में लिखोगे आप क्या लिखोगे, डिटेल सर्च करो। ठीक है, और उसके बाद में क्या लिखोगे आप, अप्लाई करो, ये आप लिख सकते हो। ये क्या हो गया, पूरा माई स्कीम हो गया, माई स्कीम का फ्लो चार्ट बन गया। इस तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है साहब, उमंग ऐप सेम है, बस वो वेबसाइट थी ऐप टाइप से, तो ज्यादा घबराने की बात नहीं है। पहली बात तो देखो मैंने क्या बोला था, किसी भी स्कीम कोई भी ऐप कुछ भी क्वेश्चन आए तो क्या क्या दो तीन चीजों पे अपना दिमाग लगाना है, कि कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया होगा यार, कब लॉन्च किया होगा यार, उसका एम क्या होगा यार, कोई टारगेट है क्या यार, उसमें फंड कितना आया होगा, इस तरीके से सोचना है अपने को। जितनी चीजें याद आ जाए उतनी अच्छी बात है। तो उमंग की सबसे पहले तो मैंने क्या बोला था कि उसकी फुल फॉर्म ही लिख दो यार, फुल फॉर्म लिखना भूल जाते हैं लोग। तो उमंग की फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ये मोबाइल एप्लीकेशन है, और न्यू एज गवर्नेंस मतलब जो आज की जो नीड है, समय की जो जो दरकार है, नई जो प्रशासन की जो दरकार है उसको पूरा करते हैं उमंग है। न्यू एज यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ये उमंग हो गया। टू रिड्यूस द सर्च कॉस्ट ऑफ द कॉमनर्स एंड द गवर्नमेंट फॉर द गवर्नमेंट लोन्स स्कीम्स, भाई वही है, वही वाली जैसे माई स्कीम है वैसे ये माई स्कीम वेबसाइट दी है पे। enable citizens to access e-government service afforded offered by the central and state government। सही बात है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जितनी भी अपनी स्कीम्स ऑफर कर रही है उनको एक जगह ला दिया इसने। कौन कौन से सेक्टर भाई, एग्रीकल्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, हाउसिंग हो गया, एम्प्लॉइज हो गया, पेंशनर हो गया, स्टूडेंट की वेलफेयर होगी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पीडीएस हो गया, और अदर बिल्कुल सेक्टर लिख के आओ आप, माई स्कीम में भी लिख के आओ, कोई दिक्कत नहीं है, सारे सेक्टर की स्कीम्स वहां पे भी मिलेगी। साढ़े मतलब लगभग 5 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर है उमंग पे, ध्यान रखना ये, और उनको बेनिफिट मिल रहा है। अब देखो 4.9 करोड़ याद नहीं है कोई बात नहीं, 5 करोड़ याद रखना आप, 5 करोड़ लोग हैं जो उमंग पे रजिस्टर्ड है। ठीक है, और लगभग 500 डीबीटी स्कीम्स लाइव चल रही है उमंग पे।
489 है, अभी 500 हो गई होगी पक्का, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे पुराना था, 2022 में आया था, 23 में आया था, तो अभी 1 साल हो गया होगा, तो लगभग 500, अब देखो याद भी रह जाएगा, 500 और 5 करोड़, 500 तो डीबीटी की स्कीम चल रही है, और 5 करोड़ से ज्यादा लोग इस पे रजिस्टर्ड और बेनिफिट ले रहे हैं। आम लोगों के लिए खोज की लागत को कम करने के लिए सरकार ने यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, न्यू आगे गवर्नेंस नहीं, न्यू एज गवर्नेंस हो गई। नागरिकों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली ई सरकारी सेवाओं तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। बिल्कुल। क्षेत्र कौन कौन से? कृषि हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, आवास हो गया, कर्मचारी पेंशन भोगी, छात्र कल्याण, ये सारी चीजें हो गई। उमंग पर 4.9 करोड़, मतलब लगभग 5 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता पंजीकृत और सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। उमंग पर लगभग 500 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की योजनाएं लागू की गई है। सिंपल सी बात है, ऐप था ये, देखो अब देखो ये मैंने खोला था ये, तो यहाँ पे देखो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप डिपार्टमेंट का नाम से सर्च कर सकते हो कि मुझे एजुकेशन डिपार्टमेंट की स्कीम्स का पता करना है। यहाँ पे आप सर्विसेज अलग अलग की, यहाँ पे आप स्टेट सेलेक्ट कर सकते हो कि गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। जैसे मैंने यहाँ पे राजस्थान सेलेक्ट किया और वहां पे अप्लाई किया, तो देखो कितनी सारी स्कीम्स आ गई थी। आजीविका होगी, आपकी सरकार हो गई, ये कह रहे आपले सरकार महा डीबीटी हो गई, आभा हो गई, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स हो गया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की स्कीम, सारी स्कीम्स आ गई थी। अब मैं इसको खोल ओपन करता तो इसकी स्कीम आ जाती, मैं अप्लाई कर सकता था। ठीक है, इस तरीके से ये सिंपल पोर्टल ही तो बने हुए। ये हो गया साहब। अब एक आता है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये अपन ने पहले भी थोड़ा सा देखा था, आज थोड़ा सा और इसको अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में फिर से आ गया था इस चैप्टर में। और इकोनॉमिक सर्वे में यदि कोई चीज दो जगह मेंशन है और डिब्बा बना के मेंशन है, तो छोड़ना पाप है। सही बात है, गलत बोल रहा हूं क्या? बताओ भाई। चले, तो क्या है भाई, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। अभी क्या होता है, अभी आपको कोई भी कॉमर्स करनी होती है, ई कॉमर्स वेबसाइट पे आप जाते हो, मतलब आपको खरीदारी करनी होती है, तो जैसे अमेजन.com पे आप चले गए, या फिर फ्लिपकार्ट पे आप चले गए, या फिर मिंत्रा पे आप चले गए। लड़कियां तो मिंत्रा पे, मतलब ऐसे कार्ट, लड़कियों का कार्ट मैंने कभी भी देखा ना, मिंत्रा पे वो कार्ट भरा ही रहता है, मतलब उनके कार्ट में 4-5 चीजें तो हमेशा पड़ी रहेगी रिजर्व में, है ना। तो ये हालत है मिंत्रा की। तो और यार पता नहीं यार, ये मतलब लड़के क्या है, हर हर दूसरा तीसरा लड़का सेम है। मतलब हमारे क्या है, हम शर्ट में क्या इनोवेशन कर लेंगे, मुझे तो यही समझ नहीं आता। शर्ट की कलर हम चेंज कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, है ना। और हम मेरे जैसे लोग तो कलर भी चेंज नहीं करते। अब जाके मैं शर्ट पहनना स्टार्ट किया है, क्योंकि लोगों ने बोला कि यार थोड़ा शर्ट में प्रोफेशनल दिखता है, वैसे वैसे वैसे। हालांकि मैं इन चीजों को नहीं मानता। बाकी मैं तो क्वालिटी क्वालिटी शर्ट में रहता हूँ, मतलब मैं 95% टाइम क्वालिटी शर्ट में रहता हूँ। लेकिन लड़कियों की भाई वेराइटी, मतलब सच बता रहा हूँ, वो हमसे इतना इवॉल्व हो चुकी है लड़कियों की फैशन, हमारे से 50 साल आगे लड़कियों की फैशन। हमारी वेराइटी ही नहीं होती, मतलब नीचे लोअर भी लेने जाओ तो लोअर में क्या देखते हो कि भाई नीला और काला, बस ज्यादा से ज्यादा ब्राउन हो जाता है, बस ये इसमें लोअर खत्म है। लड़कियों की पता नहीं क्या क्या आते हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आता। तो अब मान लो, अब इसमें दिक्कत क्या होती है, अमेजन हो गया। अमेजन पे एक दिक्कत ये होती है कि वो लोग मैनिपुलेट करते हैं प्राइसेस को। दूसरा, वो लोग किसी एक पर्टिकुलर जो सेलर है उसको प्रमोट कर सकते हैं। जो छोटे मोटे सेलर है, मान लो कोई हैंडीक्राफ्ट में काम कर रहा है, 8-10 लोगों की टीम है उसकी, वो अमेजन पे कभी देखो, हमें लगता है कि डेमोक्रेटाइज स्पेस, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे मान लो आपने सर्च किया, क्या सर्च किया, कुर्ता सर्च किया, ठीक है। अब जो आपको दिखा रहा है ना, वो आपको लगता है कि वो हमारे हिसाब से दिखा रहा है, ना 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 ना, वो उसके हाथ में वो किसके सेलर को प्रमोट कर रहा है। कुछ तो स्पॉन्सर्ड होते हैं, बाकी वो ना जो छोटे मोटे सेलर होते हैं, जिनके साथ पार्टनरशिप नहीं है अमेजन वगैरह की, उनके सेलर तो, उनके जो प्रोडक्ट है वो कभी ऊपर आ ही नहीं पाते, है ना। तो इससे क्या होगा, डेमोक्रेटिक नहीं है स्पेस, एक ही उसको आप प्रमोट करे जा रहे हो, एक ही सेलर को। तो ये दिक्कत है। तो गवर्नमेंट आई भाई कि यार छोटे सेलर्स हैं, छोटी एमएसएमईज है, हैंडीक्राफ्ट बिजनेस है, इनको भी तो मौका मिलना चाहिए, और बराबर का मौका मिलना चाहिए। उसके लिए क्या बनाया गया, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। डिजिटल कॉमर्स हो रही है, उसके लिए ओपन नेटवर्क है, जहां पे सारे सेलर होंगे, सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी होंगे, सारे बायर होंगे एक ही जगह। अभी क्या होता है कि जैसे अमेजन है, अमेजन पे जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तो खुद अमेजन ही है, तो उसकी चलेगी। इस पे अमेजन भी होगा, पेटीएम भी होगा, मिंत्रा भी होगा, फ्लिपकार्ट भी होगा, सारी चीज होगी। हालांकि मिंत्रा को तो फ्लिपकार्ट ने एक्वायर कर लिया, फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने एक्वायर कर लिया है। तो ये सारी एक जगह होंगी, ताकि अब क्या होगा, इससे मेरे पास ज्यादा चॉइसेस है। एज ए कस्टमर में देखूं तो मेरे पास ज्यादा चॉइसेस है कि मैं अपना सेम जो कुर्ता है मैं कहां से खरीदूं, पहली बात। दूसरा, जो छोटे जो बिजनेस ओनर्स है, उनकी भी बराबर की चलेगी, उनको कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी, कोई पार्टनरशिप साइन नहीं करनी पड़ेगी अमेजन वगैरह से। ठीक है, तो अपन पढ़ लेते हैं। इसका मास्टरमाइंड कौन है, नंदन नीलेकनी साहब, जो यूपीआई के सॉरी आधार के मास्टरमाइंड थे। और इसको यूपीआई ऑफ ई कॉमर्स बोल सकते हैं, मतलब समझो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है।
आपके पास यूपीआई ऐप होता है, उससे आप पेटीएम का भी स्कैन कर सकते हो, आप फोन पे का भी स्कैन कर सकते हो, आप गूगल पे का भी स्कैन कर सकते हो, सारे स्कैन कर सकते हो ना। ठीक, ये एक यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड है सारा जो पेमेंट गेटवे, अलग अलग 70 तरीके के बैंक के, एचडीएफसी का है चाहे किसी का भी, आप एक ऐप से सारा काम कर सकते हो। ठीक वैसे ही इसमें सारे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, ईबे हो गया, जो जितने भी ई कॉमर्स वेबसाइट है ना, ये जरूरी नहीं कि ये सिर्फ कपड़ा और इनमें और भी, जैसे मान लो कोई खाद बीज की कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है ना, मान लो हेल्थ का जैसे प्रेक्टो हो गया, वो हो गया, कोई एजुकेशन का कोई हो गया, वो सारे एक जगह आ जाएंगे, सीधी बात है। मतलब मैं कनेक्ट को भी वहां पे रजिस्टर करवा के वहां पे अपने कोर्स बेच सकता हूँ। ये ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ठीक है। तो जैसे पहले क्या दिक्कत होती थी कि जैसे बड़ी कोचिंग है, नाम तो मैं नहीं लूंगा ऑफकोर्स, तो बड़ी कोचिंग है तो वो तो अपना ऐप बना लेगी, क्यों? क्योंकि उसके पास तो इन हाउस टीम है, उनके पास तो पैसा है 10-15 लाख रुपए मान लो ऐप बनाने में। अब मेरे जैसा कोई छोटा प्लेयर आया मान लो, तो वो तो कहां से 10-15 लाख रुपए देगा ऐप बनाने के, 5-7 लाख रुपए नहीं दे पाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, सरकार ने बना के दिया हुआ है, मैं वहां पे अपना कोर्स डाल दूंगा, मस्त ओपन नेटवर्क है, क्योंकि मुझे बस कुछ नहीं करना है, वहां पे अपना कोर्स डालना है, बच्चे वहां से खरीदेंगे, मस्त अपना काम हो रहा है, मुझे क्यों अपना अलग से ऐप बनाने की जरूरत है। तो छोटे ई कॉमर्स जो व्यापारी है, कोई किराना की दुकान चल रहा है, वो तो अपना ऐप बना नहीं सकता, बड़े वाले उसको, बड़े वाले लोग उसको भाव नहीं दे रहे अमेजन वाले, तो वो यहाँ पे अपना प्रोडक्ट डालेगा। अब डेमोक्रेटाइज हो गया सब कुछ, स्पेस कोई बेईमानी नहीं है, कोई एल्गोरिथम को ट्विक करके ऐसा नहीं कि बाकी लोगों को प्रमोट कर दिया आपको दिखाया ही नहीं, सिंपल सी बात है। अब अपन पढ़ लेते हैं, अब आपको समझ में तो आ गया, अब लिखना क्या है, ऐसे थोड़ा लिख के आओगे वहां पे, लिखना क्या है वो भी अपन देख लेते हैं, तो ये समझ में आ जाएगा आपको क्या है भाई। तो सबसे पहले तो किसने, किसका किसका आइडिया ये नंदन ने लेकिन साहब का है। एक लाइन में भी समराइज करें तो दिस इज यूपीआई ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स का एक यूपीआई है। गो बियॉन्ड द करंट प्लेटफॉर्म सेंट्रिक डिजिटल कॉमर्स, अभी क्या है जो डिजिटल ई कॉमर्स चल रही है, प्लेटफॉर्म सेंट्रिक चल रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम पूछते हैं किससे बाई कर रहे हैं, भाई अमेजन से बाई कर रहा हूँ, फ्लिपकार्ट से बाई कर रहा हूँ, ये प्लेटफॉर्म सेंट्रिक हो गई, where the buyers and sellers can use the same platform or application for the transaction, ठीक है। ONDC is a network based open protocol that would connect all the buyers and sellers on the network, thus bringing better visibility across the business to customer and business to business landscape, B2B और B2C। बिजनेस टू कस्टमर क्या हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कुछ खरीदना है, वे मोबाइल फोन ही खरीदना है, तो मैं हो गया कस्टमर, और बेच रहा कौन है, मान लो ओप्पो बेच रहा है, तो वो हो गया बिजनेस, तो बिजनेस टू कस्टमर ट्रांजेक्शन हो गया। बी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे फर्नीचर बेचना है, ठीक है, और फर्नीचर में किसको बेचूंगा, किसी कोचिंग को बेचूंगा, तो मैं बिजनेस है, मेरा भी बिजनेस है फर्नीचर बेचने का, और कोचिंग का भी बिजनेस है, तो बिजनेस टू बिजनेस हो गया। तो ये सारी चीजें B2C भी इसमें आ जाएगी, और B2 में कुछ भी बेच सकता हूँ, यहाँ पे फर्नीचर बेच सकता हूँ, अपनी हेल्थ सर्विस बेच सकता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ तो अपने आप को रजिस्टर कर सकता हूँ, बहुत सारी चीजें, मैं डायग्नोस्टिक सेंटर वहां पे खोल सकता हूँ। कंज्यूमर कैन पोटेंशियली डिस्कवर एनी सेलर प्रोडक्ट और सर्विस बाय यूजिंग कंपेटेबल एप्लीकेशन और प्लेटफॉर्म, ठीक है। दिस विल इंक्रीज द फ्रीडम ऑफ चॉइस, बिल्कुल कंज्यूमर्स के लिए, एंड विल इनेबल देम टू मैच डिमांड विद द नियरेस्ट अवेलेबल सप्लाई, ठीक है। अब ऐसा है कि पहले तो मुझे मान लो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, तो हो सकता है मेरे चेन्नई से आएगा, लेकिन सारे मान लो छोटे मोटे प्लेयर भी यहाँ पे रजिस्टर होने लगे, तो मैं पास से भी मंगवा सकता हूँ सामान, इससे मेरा डिलीवरी चार्ज बचेगा, ठीक है। टू चूज दे प्रेफर्ड लोकल बिजनेस, ठीक है। विल मेक द ई कॉमर्स लैंडस्केप मोर इंक्लूसिव, बिल्कुल, ये अभी अच्छी चीज है, इंक्लूसिव समावेशी बनाएगा, एक्सेसिबल बनाएगा, अफोर्डेबल बनाएगा, डेमोक्रेटिक बनाएगा, लोकतांत्रिक बनाएगा, और एक्सपीरियंस गिवन फॉर ऑल कंज्यूमर सेलर्स, स्पेशली स्मॉल बिजनेस दैट विल एक्सरसाइज मोर फ्रीडम इन द बिजनेस डिसीजन मेकिंग, बिल्कुल हिंदी में भी आप पढ़ लो। अभी ये देखते हैं अपन, ये अधिक समावेशी, सुलभ और अनुभव संचालित बनाएगा, विशेष रूप से छोटे व्यवसाय के लिए जो व्यवसाय निर्णय लेने में अधिक स्वतंत्रता का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये वाली चीजें अपने सारी पढ़ ली, B2B और जैसे में बेहतर दृश्यता आएगी, पारदर्शिता आएगी, इसमें वर्तमान प्लेटफॉर्म केंद्रित डिजिटल ई कॉमर्स मॉडल से आगे जहां खरीदार और विक्रेता लेन देन के लिए एक ही प्लेटफॉर्म या एक ही एप्लीकेशन का यूज करेंगे, अलग अलग का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया साहब। तो देखो इसमें ऐसा होता है, जैसे त्रिवागो वाले, इस आदमी का आपने खूब एड देखा होगा, वो एड होता है ना, होटल मतलब ट्रिवागो, आप आओ और प्राइस कंपेयर करो अलग अलग होटल्स की, और आपको जो अच्छा लगे वो करो, यही करता है ट्रिवागो, सारे होटल्स को एक जगह ले आया। ठीक वैसे ही ONDC भी यही करता है कि सारे जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को एक जगह ले आया, चाहे अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, मिंत्रा हो, बिग बास्केट हो, जोमेटो, हाँ जोमेटो वगैरह जो है, जो फूड डिलीवरी करते हैं, स्विगी हो गया है ना, पेटीएम हो गया, उबर ओला हो गया, ये सारों का एक जगह अपन ने कर दिया। एक ही ऐप से आप कैब भी बुक कर सकते हो, एक ही ऐप से आप खाना भी मंगवा सकते हो, एक ही ऐप से आप शॉपिंग भी कर सकते हो। और इसमें जरूरी नहीं कि अभी जैसे अभी तो किसी लोकल रेस्टोरेंट है उसको स्विगी पे रजिस्टर करना पड़ेगा, उबर ईट पे रजिस्टर करना पड़ेगा, या फिर जोमेटो पे रजिस्टर करना पड़ेगा।
अब इस ऐप पे आने के बाद में वो इंडिपेंडेंट जाएगा कि मैं तो अपना बिजनेस खुद से ही रजिस्टर कर दिया भाई। ठीक है, हो गया साहब, ये हो गया साहब ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ठीक है, इसका डेटा मैं देना भूल गया आपको यार, कि इसमें अभी तक कितने सेलर वगैरह रजिस्टर्ड है, ये मैंने पढ़ा तो था कहीं पे, देख लूंगा मैं, इसका डेटा मैं दे दूंगा। आप मुझे कमेंट डाल दो भी कि आपने डेटा देने की प्रॉमिस किया था ओएनडीसी में। एक दो डेटा होगी कि कितने इसमें अब तक सेलर रजिस्टर हुए, कितने ट्रांजेक्शन हो चुके हैं, एक दो डेटा होगा तो अपने फाइव मार्केट में काफी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, ताकि मुझे याद आ जाए, एक बार मुझे कमेंट कर दो यहाँ पे यूट्यूब पे, अभी रोक के कर दो। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, ओपन रिसोर्सेज ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो भाई, पहली बात तो नाम सुन के चीजें क्लियर हो जानी चाहिए आपके। कभी मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए अपने मेंस में जिसका आपने नहीं पढ़ा हो, तो उसके नाम को अच्छे से एनालाइज करके उससे रिलेटेड चीजें लिख देना। ओपन रिसोर्सेज है और किस पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, कि किसी ने कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रिसर्च पेपर छाप दिया, ये एक रिसोर्स हो गया। किसी ने कोई आर्टिकल छाप दिया, ये एक रिसोर्स हो गया। किसी ने कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोडक्ट बना दिया, वो एक रिसोर्स हो गया, है ना। किसी कोई सर्वर प्रोवाइड करवा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, ये हो गया। ये सारे रिसोर्सेज के लिए ओपन नेटवर्क हो गया। सारी जो रिसर्च अब तक हुई है, कोई एकेडमी कर रही है, कोई आईआईटी कर रही है ना, वो एक जगह मिल जाएगा। मान लो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो मुझे वहां पे एक सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, सारे ब्लॉग मिल जाएंगे, सारे रिसर्च पेपर मिल जाएंगे, ताकि मैं उनको पढ़ लूं और अपनी रिसर्च को आगे बढ़ा पाऊं। ठीक है, strengthening the AI ecosystem in the country by pooling together and highlighting the latest development happening in the central, state government, industry, academia, NGO and civil society। कौन कौन काम कर रहा है, गवर्नमेंट काम कर रही है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, एनजीओ बहुत सारे काम कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है ना, ये सारे लोग काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री काम कर रही है, एकेडमिया मतलब जैसे आईआईटी हो गया, आईआईएम हो गया, बहुत सारी इस पे एनआईटीज हो गई, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत सारे कोर्स ला रहे हैं। इन सबके रिसोर्सेज को पूल करके एक जगह ले आए अपन, ये ओपन रिसोर्सेज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें क्या क्या होता है, जैसे आर्टिकल रिसर्च पेपर, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हो गए। ठीक है, तो ये हो गया साहब। भाषिणी एक नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन ऐप है, 260 से ज्यादा ओपन सोर्स एपीआई बेस्ड एआई मॉडल्स है, जिसमें आप देखो भाषिणी में, देखो भाषिणी पे मान लो क्वेश्चन आ गया, तो आप क्या लिख के आओगे, 2 मार्कर का क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो भाषिणी में क्या क्या लिख के आओगे मैं बताता हूँ आपको। इसका छोटा नहीं होगा क्या इसका, ये थिकनेस इसकी मैं 3 करके देखता हूँ। हाँ अब ठीक है। तो मान लो आपके भाषिणी पे क्वेश्चन आ गया, तो आप क्या करके आओगे, भाषिणी पे क्वेश्चन आ गया तो पहला पॉइंट आप लिख के आओगे कि एआई बेस्ड मॉडल है। ठीक है साहब। दूसरा आप लिख के आओगे इसका एप्लीकेशन क्या है, कि ये वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है साहब। ये टेक्स्ट को वॉइस में कन्वर्ट कर देता है, बिल्कुल ठीक है साहब। ये ट्रांसलेट कर देता है, कि आप मान लो एक लैंग्वेज है, मान लो संस्कृत है, संस्कृत को हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, संस्कृत को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, इस तरीके से ट्रांसलेट कर देता है। ठीक है, और ये सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ऐसे कोई पेड वगैरह नहीं है, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो ये आप उसका पार्ट लिख सकते हो, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, डीपीआई, उसका पार्ट लिख सकते हो आप, बिल्कुल लिख सकते हो ना। तो विभिन्न उद्देश्यों के लिए 11 भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में स्पीच टू टेक्स्ट रूपांतरण, मशीन अनुवाद और टेक्स्ट टू स्पीच रूपांतरण के लिए 260 ओपन सोर्स एपीआई आधारित एआई मॉडल है। एपीआई क्या होता है, एपीआई ऐसा होता है भाई, एपीआई को मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ, छोटी सी चीज है। एपीआई कुछ नहीं होता, एक मतलब खाका होता है जिसको यूज करके हम अलग अलग चीजें बना सकते हैं, है ना। मान लो खिलौना बनाना है अपने को, तो मिट्टी के खिलौने बनाने, तो ये मिट्टी है, काली मिट्टी जो होती है ना, खिलौने बनाने के लिए अपन ने बचपन में खूब बनाए थे अलग अलग। ज्यादातर तो हम ट्रैक्टर बनाते थे, याद है आपको। आई एम श्योर 90% पीपल वुड रिलेट, कि हम अपने जो नियरेस्ट तालाब होता था गाँव में, वहाँ जैसे ही अभी गर्मियों के मौसम में, ये वाला जो मौसम होता था, क्योंकि अभी इस गर्मियों के मौसम में देखो यार, कुदरत ने बहुत सही सही चीजें की है। गर्मियों के मौसम में क्या होता था, तालाब का पानी सूख जाता था, बिल्कुल थोड़ा दलदल दलदल सा रह जाता है गाँव में, है ना। तो वहां से हम काली मिट्टी एक्सट्रैक्ट करते थे, काली मिट्टी को एक्सट्रैक्ट करके फिर उसका मस्त मस्त चीजें बनाते थे अपना ही। और सच बता रहा हूँ, इट्स फार 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 बेटर देन द प्रेजेंट डे गेम्स, जो मोबाइल गेम्स होते हैं ना,
इससे क्या है, इनोवेशन बहुत बड़ी है। मैं मतलब बचपन में इतनी सारी चीजें बनाता रहता था, जैसे ट्रैक्टर बना दिया अपन ने। कोई मतलब कोई कोई बच्चे तो इतने फोड़ू होते थे, बहुत अलग अलग चीजें वो बना देते थे। तो मुझे याद है ऐसे ट्रैक्टर बनाते थे, आगे वाला खांचा बनाते थे, फिर पीछे वाला बनाते थे, उनमें पहिए बनाते थे। पहियों में वो बांस के वो जो हम जो आप पक्का रिलेट कर पाओगे, जो हम बचपन में कुल्फी खाते थे ना, तो उसकी जो बांस की वो बच जाती थी, उनको हम यूज करते थे उन पहियों में, बीच में एक्सल डालने के लिए, एक्सल ही तो बोलेंगे उसको। और फिर हम ट्रैक्टर वगैरह बनाते थे, लड़कियां वगैरह गुड़िया वगैरह बनाया करती थी। तो ये वो मिट्टी है, ठीक है, एपीआई एक मिट्टी है, उससे आप कोई प्रोडक्ट बना सकते हो, है ना। तो जैसे यहाँ पे जैसे आपको मान लो कोई भी ऐप बनाना है, तो उसके लिए आपको एपीआई चाहिए होगी। अब उस ऐप में आप अपने हिसाब से चीजें मोल्ड कर सकते हो, है ना। इतना ही समझना है आपको, फिर वो बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें हो जाएगी, है ना। तो ये ओपन एपीआई, उसको पकड़ के आपने मान लो संस्कृत से इंग्लिश ट्रांसलेशन बना दिया। ओपन एपीआई उसको पकड़ के आपने उसमें अपना डेटा डाल के, खाली खोखा है वो, उसमें डेटा डाल के आपने क्या बना दिया, मान लो मैं संस्कृत बोल रहा हूं और वो उधर इंग्लिश में ट्रांसलेट होता जा रहा है, और फिर वो मैं बोल रहा हूं, वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ, और फिर इंग्लिश को वापस देखो, ये ऐसे बना सकते हो आप। आपने कभी सोचा होगा ना कि यार अपना यूनाइटेड नेशन में अपने नीरू यादव जी हैं, नीरू यादव जो सरपंच है, नीरू यादव, ठीक है। देखो मैं एग्जांपल भी वही देता हूँ रिलेवेंट, जो आपके बाकी जगह भी कहाँ है। अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन में इन्होंने भाषण दिया था। उसके अलावा अपनी छवि राजावत मैम है, सोडा सरपंच जो रही थी पहले, उन्होंने भी यूनाइटेड नेशन में भाषण दिया था। या फिर अपनी अभी क्या नाम है, अपनी ये रूमा देवी मैम है, ये भी बाहर गई थी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने भाषण दिया था। अब ये तो भाई राजस्थानी में या फिर हिंदी में भाषण देती है, और वहां पे यूनाइटेड नेशन में तो सारे देशों के डिग्नेटरीज बैठे होते हैं, कोई युगांडा से बैठा है, कोई अमेरिका से बैठा है, कोई जापान से बैठा है, उनको तो नहीं आती हिंदी या राजस्थानी। तो उनका क्या होता है कि हिंदी में पहले सॉफ्टवेयर क्या करता है, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करता है, एक यूनिवर्सल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, और उस इंग्लिश को फिर वो अलग अलग लैंग्वेज में, जैसे जापानीज में कन्वर्ट कर दिया। रियल टाइम में इतना फास्ट हो गया एआई का सिस्टम, कि रियल टाइम में जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो वो हेडफोन लगाए रखते हैं वहां पे, उनको इंग्लिश सुनाई दे रही है, किसी को जापानी सुनाई दे रही है, किसी को मैंडरिन सुनाई दे रही है, चाइना वाले को, है ना। तो ऐसे होता है। तो ये सब काम भाषिणी ऐप ये काम करता है। समझ में आ गया आपको? भाषिणी ऐप आ गया, भाषिणी से आप देखो, ये सब बातें करने से आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि आप छोड़ के नहीं आओगे, आप लिख के आओगे कुछ ना कुछ। और 2 मार्कर का क्वेश्चन आ गया तो 1 नंबर तो मिलना ही चाहिए आपको, सीधी सी बात है। कोई परफेक्टली लिख के आ रहा है, जो ये सब लिख के आ रहा है कि 11 भारतीय भाषाओं को 260 ओपन सोर्स एपीआई, ये सब लिख कर आ रहा है, तो उसको 2 नंबर मिलेंगे। लेकिन 1 नंबर थोड़ा ना छोड़ना है, एक एक नंबर तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आप पढ़ते हैं यूपीआई। यूपीआई क्या होता है, यूनिफाइड क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, सॉरी, ठीक है। पेमेंट इंटरफेस है जो कि यूनिफाइड है। तो यूपीआई इज सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन फॉर एक्सेसिंग डिफरेंट बैंक अकाउंट्स, एचडीएफसी हो गया, एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, सारे बैंक अकाउंट एक ही जगह एक्सेस किया जा सकते हैं। इट कैन बी एक्सेस्ड ऑन ऑल मेजर प्लेटफॉर्म सच एज एंड्रॉइड एंड आईओएस। बिल्कुल, जैसे ये एंड्रॉइड फोन है भाई, गरीब लोग हैं, आईओएस कहां से होगा हमारे पास, एप्पल कहां से होगा। यार ये हिल रहा है यार, मैं इसका इलाज करूं क्या। तो अब देखो, ये पॉइंट्स बनाने होते हैं आपको, जिसे 5 मार्कर क्वेश्चन में कम से कम 10-12 पॉइंट लिख के आने हैं ना, 8-10 पॉइंट लिख के आने हैं, तो पॉइंट ऐसे ही बनते हैं। मैं न्यूज़पेपर लगा देता हूँ उसके नीचे। तो ऐसे ही पॉइंट बनते हैं। तो आपने पहले तो उसके फुल फॉर्म लिख दी यूपीआई की, कब आया वो लिख दिया आपने, और ये एक यूनिफाइड है, मतलब एक जगह है सारा। उसके अलावा आईओएस और एंड्रॉइड दोनों पे काम करता है ये। मल्टीपल मेथड फॉर इंटी, मैं सही तो आ रहा हूँ ना, हाँ। मल्टीपल मेथड्स फॉर इंटीग्रेटिंग पेमेंट। अब देखो क्या क्या मेथड हो सकती है, हम क्यूआर से स्कैन करते हैं, हम एक यूपीआई आईडी से कर सकते हैं, हम नंबरों से कर सकते हैं, अलग अलग मेथड होती है ना। तो क्यूआर से हो गया, क्यूआर बेस्ड पेमेंट हो गया, यूपीआई आईडी बेस्ड पेमेंट हो गया, पेमेंट यूजिंग फोन नंबर हो गया, तो ये भी एक पॉइंट बन गया आपका। सोचना है आपको एग्जाम में कि यार मैं पेमेंट कैसे कैसे कर सकता हूँ। वर्चुअल पेमेंट एड्रेस इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक अकाउंट, देखो यहाँ से आपका आपका कितना वो बच गया, कि आप पहले बैंक अकाउंट देते हो तो आप वल्नरेबल हो जाओगे हैकिंग वगैरह के, आपने आपके पासवर्ड वगैरह वो हो सकते हैं। अब यहाँ पे आपने वर्चुअल आईडी दिए, मान लो मेरी यूपीआई आईडी है YBL है मान लो। अब उसका कोई क्या ही बिगाड़ लेगा, उसमें पैसे डाल सकता है कोई, डालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप भी डाल सकते हो। यूपीआई कैन बी यूज्ड इवन एज ए की ऑन इवन ए कीपैड फोन, जैसे वो फोन आता है ना अपना ऐसा वाला कीपैड वाला, जो अब सबके पास मिलता नहीं है, उस पे भी आप यूपीआई यूज कर सकते हो। ध्यान रखना, सिर्फ स्मार्टफोन पे नहीं होता, उसमें कुछ स्टार कुछ कुछ डायल करना होता है, और उसके बाद में आप मैसेज के थ्रू आप कर सकते हो कि आपको कितना अमाउंट काटना है, कितना ट्रांसफर करना है, कितना लेना है, वो सब कर सकते हो आप, इवन कीपैड फोन पे भी यूपीआई, ठीक है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है ना, जैसे ओटीपी आता है और पासवर्ड होता है, सबसे पहले आपको पासवर्ड से खोलना पड़ेगा और फिर ओटीपी आता है, पिन डालना पड़ता है, तो ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया। इनक्रिप्टेड ट्रांजेक्शन है,
इंक्रिप्शन आपको पता ही है, आपने बहुत जगह पढ़ा होगा साइंस वगैरह में कि मान लो मैं इधर 5 लिखता हूँ तो उधर 5 नहीं जाता, पहले 5 कुछ और लैंग्वेज में इंक्रिप्ट हो जाएगा, ताकि बीच में कोई भी हैकर हो ना, मान लो मैं यहाँ पे अपना पिन डाल रहा हूँ, मान लो मेरा पिन है 2007 पिन है मेरा, ठीक है, मान लो मेरी यूपीआई का पिन 2007 है, अब मैंने यहाँ पे 2007 डाले तो वो इनक्रिप्ट होके कुछ और हो जाएगा, कुछ ऐसे लैंग्वेज में हो जाएगा कुछ ऐसे, है ना, ताकि हैकर्स उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सके, और फिर वापस डिक्रिप्ट होगा वो 2007 में, ताकि वो खुल जाए फोन। तो ये वाला हो गया बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, जैसे अपन यूपीआई को खोलते हैं तो अपने का जैसे ये बायोमेट्रिक यहाँ पे ये लगाना होता है तो ये खुल जाता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ यूपीआई 2.2 अभी इंट्रोड्यूस हो गया है। अब उसके लिए क्या 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 फीचर्स, लिंकिंग ओवरड्राफ्ट अकाउंट, ओवरड्राफ्ट अकाउंट कौन से होते हैं, जिसमें आप आपके अकाउंट में 0 रुपए लेकिन आप निकाल सकते हो, लोन ले सकते हो कि 10,000 रुपए दे दो, में तो ओवरड्राफ्ट अकाउंट हो गया वो। प्री ऑथोराइज ट्रांजेक्शन हो गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने यूपीआई को बहुत जगह प्री ऑथोराइज कर रखा है कि महीने का मेरा जो गूगल का जो ड्राइव का मैंने स्पेस ले रखा है 100 GB से ज्यादा का, तो 135 रुपए उधर कटते हैं। मान लो मेरा डोमेन है कनेक्टिव, वो मान लो 1 साल बाद में एक्सपायर होगा, तो मैंने प्री ऑथराइज कर रखा है कि 1 साल बाद में ऑटो रिन्यू कर देना। मेरा हर हर महीने बिजली का बिल आता है, तो मैंने प्री ऑथराइज कर रखा है कि जैसे ही महीने का, मैंने दोनों एप्स को इंटीग्रेट कर रखा है कि यूपीआई में बिल आ जाएगा, जो अपना बिजली बिजली नाम से एक ऐप है, तो जैसे ही बिल आया 2,000 रुपए का, वो ऑटोमेटिकली कट जाएगा, तो प्री ऑथराइजेशन हो गया। इनवॉइस इन द इनबॉक्स फॉर सीमलेस, अपने आप ही जो अपना इनबॉक्स है, जो मैसेज बॉक्स है, उसमें इनवॉइस आ जाएगी उसकी जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है। तो ये सारे नए फीचर्स है यूपीआई 2.0 में, ये आप रट लेना। भाई यूपीआई क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं यार, यूपीआई इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में अलग से बॉक्स दिया हुआ है ना, और बॉक्स दिया हुआ है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है 2 या 5 मार्कर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो ये हिंदी में आप पढ़ लो एक बार इसको, हिंदी में, तब तक मैं लगाता हूँ, सब समझ में आ जाएगा आपको सब कुछ। हो गया जुगाड़, ठीक है। तो यूपीआई अलग अलग बैंक खातों तक पहुंचने के लिए एक ही मोबाइल एप्लीकेशन है, इसे सभी प्रमुख प्लेटफॉर्म जैसे एंड्रॉइड और आईओएस पर एक्सेस किया जा सकता है। भुगतानों को एकीकृत करने के लिए कई तरीके हैं, जैसे क्यूआर हो गया, यूपीआई आईडी हो गया, फोन नंबर हो गया। बैंक खातों के बजाय वर्चुअल भुगतान पते यूपीआई का प्रयोग करके कीपैड फोन पर भी यूज किया जा सकता है। दो कारक प्रमाणीकरण है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, एनक्रिप्टेड लेनदेन है, बायोमेट्रिक सत्यापन है। यूपीआई 2.0 की शुरुआत से ओवरड्राफ्ट खातों को जोड़ा जा सकता है, पूर्व अधिकृत लेनदेन किया जा सकता है, जैसे मैंने अभी बताया बिजली का बिल वगैरह, इनबॉक्स में चालान जैसी सुविधाएं आइए, ताकि निर्बाध बिल का भुगतान हो सके, ठीक है। अब नंबर्स पे बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत। द नंबर ऑफ बैंक्स दैट बिकम ए पार्ट ऑफ द रियल टाइम पेमेंट सिस्टम इंक्रीज फ्रॉम 35 टू 380। अभी कितने बैंक है, लगभग 380 बैंक है जो कि यूपीआई से कनेक्टेड है, ये ध्यान रखना, ठीक है। 2017 में सिर्फ 35 ही बैंक थे, इतना फास्ट ग्रो है हम। 2019 की बात यदि हम करें तो 17% ही जो डिजिटल ट्रांजेक्शन है वो यूपीआई से होते थे, लेकिन अभी लगभग 52%, 50% से ज्यादा जो ट्रांजेक्शन है वो यूपीआई से हो रहे हैं। अब बाकी और कौन से मोड होते हैं डिजिटल ट्रांजेक्शन के, नेफ्ट हो गया, आरटीजीएस हो गया, मतलब जो भी नेट बैंकिंग वाली चीजें हो गई, ये सब होते हैं। तो यूपी 52% जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो यूपीआई से होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना 50% ज्यादा भी आप लिख के आ सकते हो कि मोर देन 50% ट्रांजेक्शन, डिजिटल ट्रांजेक्शन इन इंडिया आर हैपनिंग थ्रू यूपीआई, ठीक है। टोटल डिजिटल ट्रांजेक्शन 3 गुने से ज्यादा हो गए। अब इसमें देखो डेटा था कुछ, लेकिन वो डेटा मुझे पता था कि याद नहीं रह पाएगा एग्जाम में, तो आप लिखो कि 3 गुना से ज्यादा हो गए पिछले 10 साल में, ये जब से यूपीआई है। मंथली ट्रांजेक्शन क्रॉस द वैल्यू ऑफ 18 लाख करोड़ इन जनवरी 2024। 18 लाख करोड़ का लेन देन हुआ है मंथली, 2024 की हम बात करें, जनवरी 2024 की। अब ये 20 लाख करोड़ से भी ऊपर क्रॉस हो गया होगा मंथली ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब कंट्रीज कौन कौन सी जिन्होंने यूपीआई सिस्टम को अपनाया है, अभी फ्रांस तो बहुत न्यूज में रहा था, फ्रांस की जो इमानुएल मैक्रोन साहब आए थे। श्रीलंका हो गया, मॉरिशस हो गया, फ्रांस हो गया, यूएई हो गया, सिंगापुर हो गया, भूटान हो गया, नेपाल, इन्होंने यूपीआई को अपना लिया है। ये बहुत बड़ी बात होती है जब आप फ्रांस जैसी कंट्री को आप यूपीआई आप प्रोवाइड करवा रहे हो, इंडिया जैसी कंट्री। पाकिस्तान की पता है बहुत, मतलब वो बहुत जलते हैं अपने से यार, पाकिस्तान पाकिस्तान वाले, वो इसरो से बहुत जलते हैं, अपने ये यूपीआई सिस्टम से बहुत जलते हैं, अपनी जो प्रोग्रेस है उसको लेकर बहुत जलते हैं, लेकिन हालांकि उन्होंने पाथ ही अलग चूज किया है वो, तो वो कंपेयर देखो, पाकिस्तान से तो कंपेयर करना भी मतलब अपनी बेइज्जती है, सीरीज बात, कंपेयर क्यों कर रहे हैं अपन उनसे। फ्रांस बिकम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू एक्सेप्ट यूपीआई। फ्रांस पहली यूरोपियन कंट्री, और यूरोपियन कंट्री तो डेवलप्ड कंट्री है, ऐसी कंट्री का, एक मिनट यार, ये मैं,
यूरोपियन कंट्री का यूपीआई एक्सेप्ट करना बड़ी बात होती है, क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्रीज है, वो इंडिया से एक्सेप्ट कर रही है, तो ये तो यार अपने लिए बहुत गर्व की बात है। ठीक है। ग्लोबल प्लेयर्स लाइक गूगल, व्हाट्सएप, वॉलमार्ट, अमेजन, उबर एक्सेट्रा एक्सेप्ट यूपीआई पेमेंट। बिल्कुल, अभी तो व्हाट्सएप ने इंटीग्रेट कर लिया है वो ऊपर, अब छोटा सा क्यूआर कोड भी आने लग गया है, तो यूपीआई से व्हाट्सएप पेमेंट एक्सेप्ट करता है। अमेजन हो गया, वॉलमार्ट हो गया, सारी चीजें हो गई। वॉलमार्ट क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि जो वो फ्लिपकार्ट है वो वॉलमार्ट ने खरीद लिया है, वॉलमार्ट है। इंटीग्रेशन ऑफ यूपीआई विद आधार फॉर डीबीटी, बिल्कुल जैसे नरेगा का खाता ट्रांसफर करना है, ये सब जेम ट्रिनिटी के साथ इंटीग्रेट कर दिया है। तो ये सब डेटा जितना याद है उतना अच्छा है। ये हिंदी में आप रियल टाइम पेमेंट सिस्टम का हिस्सा बनने वाले, देखो दो फायदे होते हैं हिंदी टू इंग्लिश मुझे दोबारा पढ़ने में। एक आपका क्विक उसी टाइम रिवीजन हो जाता है, दूसरा यार पेपर फॉर्म में बहुत हेल्प मिलेगी ट्रांसलेशन वगैरह में। जैसे पिछली बार क्वेश्चन मैंने बताया था कि मैकेनाइजेशन का क्वेश्चन आया था। अब मैकेनाइजेशन अपन ने किस में पढ़ा था, एग्रीकल्चर में पढ़ा था, तो हिंदी वाले इंग्लिश पढ़ बोलू तब भी सुना करो उन चीजों को, ठीक है। और इंग्लिश वाले हिंदी करूँ तब भी सुना करो, क्योंकि हिंदी वोकेब भी अच्छी होनी चाहिए अपनी, इसमें क्या शर्म की बात है, हिंदी तो अच्छी होनी चाहिए अपनी, ठीक है। हिंदी अच्छी नहीं होना गर्व की बात नहीं है, वो शर्म की बात है, ध्यान रखना। और इंग्लिश बेकार होना शर्म की बात नहीं है, वो गर्व की बात भी नहीं है। बहुत सारे लोग इंग्लिश बेकार होने में गर्व की बात बोलते हैं कि हम तो राजस्थानी है, हम तो इंडियन है, हम क्यों जाने इंग्लिश। नहीं भाई, स्किल है, वो भी एक पता होनी चाहिए। कल को आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे, हो सकता है आपको बहुत सारे डिग्निटरीज को एड्रेस करना पड़े, कोई साउथ से बंदा है, कोई बाहर से बंदा है, कोई टूरिस्ट है, उनसे बात करनी पड़े, तो आपको आनी चाहिए। लेकिन वो है कि आप ऐसी जगह यूज मत करो जहां यूज नहीं करनी चाहिए। जैसे आप गांव में जाके ठठा रहे हो इंग्लिश बोल के, या फिर प्रॉपर हिंदी बोल के। लैंग्वेज सिर्फ एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एक टूल होना चाहिए कम्युनिकेशन का। जहां कम्युनिकेशन बेकार कर रही है वो लैंग्वेज डिस्कार्ड हो जानी चाहिए, सीधी सी बात है ना। ये मतलब इसको लैंग्वेज को आप वैसे यूज मत करो कि मैं दिखाने के लिए यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो रियल टाइम पेमेंट सिस्टम का हिस्सा बनने वाले बैंकों की संख्या कितनी हो गई, 380 हो गई है। तो आप मान लो ये 335 से बढ़कर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी 380 से ज्यादा बैंक यूपीआई से इंटीग्रेटेड है, ये लिखा जाना आप। तो वित्त वर्ष 2019 में सिर्फ 17% था, अभी 52% हो गया, लगभग 3 गुना अधिक हो गया है। 17 से 17 तो 52% हो गया, तो 3 गुना में बढ़ोतरी हुई किसके बाद में, 2019 के बाद में। 18 लाख करोड़ से ज्यादा के मासिक जो ट्रांजेक्शन है वो पूरे हुए। मासिक लेन देन 18 लाख करोड़ के मूल्यों को पार करके। यूपीआई भुगतान करने वाले कंट्रीज कौन कौन से, श्रीलंका हो गया, मॉरिशस हो गया, नेपाल, भूटान हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है। श्रीलंका, मॉरिशस, फ्रांस, यूएई, सिंगापुर, नेपाल, भूटान। यूपीआई स्वीकार करने वाला फ्रांस पहला यूरोपियन देश बन गया है। गूगल, व्हाट्सएप, वॉलमार्ट, अमेजन, उबर जैसे वैश्विक खिलाड़ी भी यूपीआई का भुगतान स्वीकार करते हैं। करना ही पड़ेगा उनको, उनके पास कोई चॉइस नहीं है। हम कितने, हम 140 करोड़ लोग हैं, और हम इतना पैसा देते हैं इनको भर भर के, भाई गूगल को कितना पैसा देते हैं, क्यों नहीं करेगा, वो करेगा ही। डीबीटी के लिए यूपीआई को आधार के साथ एकीकृत किया गया है, ठीक है। अब डिजिटल अपना खत्म होने वाला है, अब बस एक दो चार कंसेप्ट और बचे हैं। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, गिफ्ट सिटी, ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन है। हालांकि पुराना कंसेप्ट है, लेकिन देखो हुए है क्या, गुजरात में एक सिटी बना दी गई है, जो कि पहली बात तो देखो 3-4 पॉइंट आपको याद रखने, गिफ्ट सिटी पे 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो। ये पहली बात तो एक स्मार्ट सिटी है ना। स्मार्ट सिटी की जितनी भी चीजें अपन ने पढ़ी हुई है, आपने पढ़ी हुई है अपने नोट्स में, वो सारी इसमें है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सीवरेज अच्छे होने चाहिए, लाइट का कनेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, रोड्स अच्छी होनी चाहिए, है ना। ट्रैफिक का जो संचालन है वो बहुत अच्छे से होने चाहिए, ऑटोमेटिक चीजें होनी चाहिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज करना, ये स्मार्ट सिटी है। और ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के पर्पज से बनाई हुई है, ये फाइनेंशियल एसईजेड है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो होता है जिसको हम फॉरेन टेरिटरी मानते हैं, और उसमें जैसे बहुत सारे फायदे होते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के। जैसे वहां पे टैक्स नहीं लगता, वहां पे आयात निर्यात पे जैसे जो ड्यूटीज लगती है वो नहीं लगती। वहां पे आप इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लोगे तो वहां पे रिबेट मिलती है। मान लो कहीं पे जो इंडस्ट्रियल जो इलेक्ट्रिसिटी का रेट है 11 रुपए पर यूनिट है, वहां पे 6 रुपए 7 रुपए पर यूनिट मिल रहा है। ये होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो अलग अलग सेक्टर के लिए होते हैं। जैसे मान लो एक्सपोर्ट के लिए अपने बना दिया एक्सपोर्ट इकोनॉमिक जोन, तो वो वहां पे कौन सी इंडस्ट्री जाएगी जो एक्सपोर्ट कर रही है। हमने मान लो मैन्युफैक्चरिंग के लिए, या फिर कोई मान लो हमने जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिया, जो कि अपने जयपुर सीतापुर में। तो वहां पे जेम्स एंड ज्वेलरी वाले जितनी भी इंडस्ट्रीज होगी उनको छूट दी जाएगी। ठीक वैसे ही जो गिफ्ट सिटी है वो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए एसईजेड है, ठीक है। ये एक स्मार्ट सिटी है, ये एसईजेड है किसके लिए, फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। फाइनेंशियल सर्विसेज कौन कौन सी हो सकती है, जैसे निवेश हो गया, कि बाहर से एफडीआई आ रही है ना, यहां से हम बाहर निवेश कर रहे हैं, तो इनके लिए जो निवेश में जो
आदान प्रदान में जो पैसा को आप कन्वर्ट करा रहे हो उस पे जो टैक्स लगता है, कर लगता है, उसमें छूट होती है, फिर वो माफ होता है। इसको हम फॉरेन टेरिटरी की तरह मानते हैं, इसको इंडिया की टेरिटरी मानते ही नहीं है कि उस पे, अब मान लो फॉरेन टेरिटरी है तो हम उस पर टैक्स कैसे लगा सकते हैं भाई? इंपोर्ट करके कैसे लगा सकते हैं या फिर आयात करके कैसे लगा सकते? नहीं लगा सकते ना। तो ये एक फाइनेंशियल एसईजेड है, ये एक स्मार्ट सिटी है, और ये मल्टी सर्विस स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो गया, और ये इंडिया का पहला इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर हो गया। ये तीन चीजें हैं। फाइनेंशियल इंटरनेशनल सर्विस सेंटर क्या हो गया? इंटरनेशनल सर्विस सेंटर वो होता है, फाइनेंशियल सर्विस सेंटर वो होता है जहां पे जितनी भी फाइनेंस से रिलेटेड चीजें, जैसे निवेश हो गया, जैसे उसके अलावा जैसे बैंकों से जो ट्रांजेक्शन आदान प्रदान हो गया, इसमें हम इंटरनेशनल टेरिटरी की तरह ट्रीट करेंगे उसको, है ना। एनआरआई के अकाउंट्स को हैंडल करती है ना। जैसे नॉन रेजिडेंट इंडियंस हो गए, जैसे बाहर से कोई यहाँ पे निवेश करना चाहता है तो वो इसके थ्रू जाएगा, गिफ्ट सिटी के थ्रू। वहां पे जैसे एचडीएफसी बैंक खुल गया, आईसीआईसीआई बैंक खुल गया, एसबीआई बैंक खुल गया। अब वो जो एसबीआई बैंक है उसको ये नहीं बोला जाएगा कि इंडिया का एसबीआई बैंक है ना, वो बाहर का एसबीआई बैंक है। उस पूरी जो गिफ्ट सिटी है उसको बाहर की एंटिटी हम मानते हैं। इससे फायदा क्या होगा? इससे निवेश बढ़ेगा, रोजगार के सृजन होंगे। स्मार्ट सिटी है तो वहां पे हेल्थ और एजुकेशन के बेहतर आयाम होंगे। बाहर की जो निवेशक एफडीआई और एफआईआई उनमें वृद्धि होगी। यहाँ के जो निवेशक है वो बेटर रिटर्न ला पाएंगे बाहर से, है ना। उसके अलावा और क्या क्या होगा? एक्सपोर्ट बढ़ेगा चीजों का, फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, स्पेशली जो आईटी सर्विसेज है उनका, है ना। तो ये सब चीजें अपने फायदा होगा। इट इज ए ग्लोबल फाइनेंशियल आईटी सर्विस। अब बिल्कुल जैसे कोई वेबसाइट डेवलपर है, कोई एआई में कोई टूल बना के दे रहा है बाहर की कंपनीज को, तो वो सब हो गए। द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सिटी इंक्लूड्स स्कूल। अब क्योंकि स्मार्ट सिटी है तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा, तो नियर बाई क्लब है, स्कूल है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी है, हॉस्पिटल है, गिफ्ट सिटी बिजनेस क्लब है, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी है। तो जैसे पूरी जो जो सिटी बनाई उसमें 67% तो कमर्शियल है। कमर्शियल जैसे बैंक खोल दिए, है ना। ये क्या नाम है अपना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, निफ्टी है, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इन सब ने अपनी वहां पे ब्रांचें खोल दी। ठीक है। 22% रेजिडेंशियल पर्पज के लिए फ्लैट बना दिए, लोग रहेंगे भी तो सही। और बाकी का जो 11% वो सोशल फैसिलिटी के लिए, जैसे एजुकेशन के लिए स्कूल खोल दिए, हॉस्पिटल खोल दिए, क्लब खोल दिए, इंडोर आउटडोर फैसिलिटी खोल दिया आपने ताकि हेल्थ अच्छी रहे। तो पूरी सिटी में मान लो, वैसे मान लो कि 100 एकड़ जमीन है, तो 100 एकड़ जमीन में से 67 एकड़ जमीन तो कमर्शियल पर्पज के लिए, ऑफिस वगैरह होंगे। उनमें से 22 है जो रेजिडेंशियल के लोग रहेंगे तो सही ना, ऑफिस में थोड़ा ना रहेंगे। और जो बचे 11 हैं वो सोशल फैसिलिटीज है, स्कूल एजुकेशन, ये हेल्थ वगैरह के लिए। तो सिंपल है ये तो डेटा, 11 का दुगना 22, और जो बचे हैं वो 67 है, वो किसके लिए? कमर्शियल पर्पज के लिए। ये एक एसईजेड है, ये एक फाइनेंस इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर है, और ये एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, और ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है, ध्यान रखना। स्मार्ट सिटी ये पहले कोई सिटी नहीं थी वहां पे, बिल्कुल स्क्रैच से बनाया गया है। ठीक है, ये हो गया। ये रियल इमेज है, ये बड़े बड़े टावर है देखो ये। और ये इसका ऑफिशियल वो है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, जहां पे अभी पीएम मोदी ने उद्घाटन किया था थोड़े दिनों पहले। फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे बैंक हो गया, सिक्योरिटीज मतलब जैसे शेयर हो गया, बॉन्ड्स हो गए, इंश्योरेंस हो गए, ये सब फाइनेंशियल सर्विसेज में काउंट होता है। ठीक है। कहाँ पे ये बताया नहीं है, तो गांधीनगर गुजरात में ही है, बिल्कुल साबरमती नदी के किनारे है ये, और अहमदाबाद एयरपोर्ट से बिल्कुल पास में ही है ना। कनेक्टिविटी मेट्रो की है, एयरपोर्ट की है, नेशनल हाईवे पे है। ठीक है। तो ये देखो मैंने सारी चीजें बता दी है आपको। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन अभी और आगे पढ़ेंगे, उसकी हिंदी आप पढ़ लोगे। स्मार्ट सिटी मिशन आपको पता ही है क्या है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है ये, इसको आप हिंदी में सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हो, फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, वित्तीय, ये कर लेना आप हिंदी यार, जो भी है। फिर आप हिंदी में वैसे भी लिख के आ सकते हो, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर है ये, है ना। स्मार्ट सिटी है ही ये। उसके अलावा 11, 22 और 67 वाली चीज हो गई। 67 कमर्शियल हो गई, 22 रेजिडेंशियल हो गई, 11 सोशल हो गई। सोशल में क्या क्या, हेल्थ एजुकेशन क्लब वगैरह का ध्यान रखा है, इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी का ध्यान रखा गया है ना। और इससे क्या क्या फायदे होंगे? निवेश बढ़ेगा, जहां से बाहर निवेश जाएगा। अच्छा, और जो सर्विस और आईटी हब, ग्लोबल आईटी हब हम बनाने जा रहे हैं, तो हमारा जो आईटी का जो एक्सपोर्ट है उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, रोजगार के सृजन होंगे। इंडिया का जो आईटी इंडस्ट्री में जो 2025 में $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी हम बनाने की बात कर रहे हैं, उसमें कंट्रीब्यूशन होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि तो सारा डिजिटल ही है मामला। यहाँ पे तो हम कुछ बना थोड़ा ना रहे हाथ से, मैन्युफैक्चरिंग तो कर नहीं रहे, तो सारा डिजिटल ही है ये तो। समझ में आ गया। और रिबेट से होती है, जैसे करों में छूट हो गई, आयात निर्यात के करों में छूट हो गई, है ना। बहुत सारे जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगते हैं,
आप जब कहीं पे निवेश करते हो ना, तो उसका जो डिविडेंड आता है ना, मान लो आप 100 रुपए कमाए उससे, तो उस पर टैक्स लगता है, तो यहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, एक इसकी कौन से या फिर इसको कमी है कि ये टैक्स हेवन के रूप में ना विकसित हो जाए। जैसे टैक्स हेवन, अपन ने पढ़ा था ना, मॉरिशस, मॉरिशस एक टैक्स हेवन है, वहां पे टैक्स वगैरह नहीं लगते, तो राउंड ट्रिपिंग होती है। तो राउंड ट्रिपिंग मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है आपको लेक्चर में, कि यहाँ से पैसा वहां पे भेजा सिर्फ किस लिए, और वहां से वापस लाया किस लिए, ताकि टैक्स की बचत हो जाए, कर की चोरी हो जाए। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का एग्जांपल दिया था। तो अब तो गुजरात में ही ये हो गई, सिटी खुल गई, तो मॉरिशस जाने की जरूरत नहीं है। अब तो जिसको पैसा घुमाना हुआ वो गुजरात की गिफ्ट सिटी में ले जाएगा, वो एक फॉरेन एंटिटी है, तो फॉरेन की ट्रीट की जाएगी, और वहां से पैसा वापस लाएगा। अपने मान लो गांधीनगर में ले आया, या फिर अहमदाबाद में ले आया, या फिर जयपुर में ले आया, तो एक तरीके से राउंड ट्रिपिंग हो गई। तो एक टैक्स की चोरी बढ़ सकती है, टैक्स है, तो ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। और ये ध्यान कौन रखेगा? आरबीआई रखेगा, सेबी रखेगा, ये जितने भी फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है ना, फाइनेंशियल जो रेगुलेटर्स है, सॉरी इंटरमीडियरीज तो एनबीएफसी वगैरह हो गए, फाइनेंशियल रेगुलेटर्स जैसे आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, गवर्नमेंट हो गई, ये सारी चीजें गवर्नमेंट थ्रू वेरियस, जैसे पीएमएलए हो गया, फेमा हो गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इसका मिस यूज किया जा सकता है। तो ये सब आप देखो, 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे ऐसे दिमाग चलाना है, ऐसे कि कौन से लिख दिए, फायदे लिख दिए, वो लिख दिया, ये लिख दिया, तो और जितने भी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको यूज करना है, ठीक है। और ये तो अब जैसे पीएमएलए 2002 आप लिख के आओगे, तो ये तो फैक्ट हो गया ना, बहुत अच्छी बात है। फेमा लिख के आओगे, फेरा लिख के आओगे, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ये सब आपने स्टेटिक में पढ़े हुए हैं। एक पीपीपी है, थोड़ा सा मेंशन है, देखो अच्छे से तो मेंशन नहीं है, कोई बॉक्स वॉक्स नहीं बनाया हुआ, तो मैं ज्यादा डीप में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा पता होना चाहिए। मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया तो अपन छोड़ के नहीं आए, ठीक है। तो पीपीपी क्या होता है भाई? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक और प्राइवेट जब साथ आते हैं तो उसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोलते हैं। अब साथ क्यों आएंगे? वो प्राइवेट को क्या कमाना है? पैसा। और गवर्नमेंट को क्या चाहिए? कि इफिशियंसी बढ़ जाए यार, गवर्नमेंट पे बर्डन कम हो, यही चाहिए ना गवर्नमेंट को। तो ये जब दोनों पर्पस सोल्व हो जाते हैं तो दोनों साथ आ जाते हैं, सीधी सी बात है। आप और हम क्यों साथ आए हुए? हमें चाहिए, हमें भी सक्सेसफुल चाहिए, हम भी चाहते हैं कि हम बहुत बड़ी कोचिंग बने, हम लोगों को अच्छे से सर्व करें, समाज में चेंज लाए, अच्छे ऑफिसर्स बनाए। आप क्यों हमारे साथ हो? आप चाहते हो कि आप ऑफिसर बनो, अच्छे बनोगे बुरे बनोगे तो समय बताएगा, लेकिन आप ऑफिसर बनो, आप चाहते हो। तो ये म्यूचुअल इंटरेस्ट है, ठीक वैसे ही पब्लिक और प्राइवेट का म्यूचुअल इंटरेस्ट होता है, ठीक है। केलकर कमेटी, एक ध्यान रखना, जो जिसने बोला था कि रिवाइटलाइज करो पीपीपी मॉडल को, मतलब वापस से इसको उसको उसको जगाओ, इस मॉडल को। कैसे जगाएंगे? जैसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करो, पोर्टल्स बना दिया, डिजिटाइज कर दिया सब कुछ को, जो अप्रूवल होती है उसको फास्ट करो, आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज करो। उसके अलावा क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है, उसको कम करो। मतलब सारा पैसा गवर्नमेंट ही खींच लेती है, तो प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा नहीं बचता। प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा नहीं बचेगा तो कैसे भागीदारी निभाएगा वो पीपीपी में? तो क्राउड इन इफेक्ट करो आप, ठीक है। तो ये सारी चीजें कैलगर कमेटी ने बताई थी, वो ज्यादा काम की नहीं, बस कैलगर कमेटी नाम इंपॉर्टेंट है, जो कि टू रिवाइटलाइज द पीपीपी मॉडल, ठीक है। रिवाइटल आपने देखा होगा ना, सलमान खान का रिवाइटल एड, तो उसमें क्या करता है रिवाइटल, कि आपको एनर्जी दे देता है, जोश दे देता है, वापस जगह देता है आपको। तो यही रिवाइटलाइज करना चाहते हैं पीपीपी मॉडल को, ठीक है। अब अलग अलग पीपीपी मॉडल होते हैं। अब देखो क्या क्या होता है। कोई भी मान लो प्रोजेक्ट है, वैसे समझते हैं इसको। कोई भी प्रोजेक्ट है, हाँ यहां समझ लेते हैं। मान लो एक पुलिया बनाई जा रही है, ये पुलिया बनाई जा रही है, इसमें क्या क्या चाहिए होगा? बस सबसे पहले तो पैसा चाहिए होगा, पैसा बिल्कुल चाहिए होगा साहब। उसके अलावा क्या क्या चाहिए होगा? इंजीनियर चाहिए होंगे, इंजीनियरिंग चाहिए होगी साहब, बिल्कुल प्लानिंग वगैरह के लिए। अब उस आर्किटेक्चर चाहिए होगा, बिल्कुल, कि कैसे क्या होना चाहिए, सिविल इंजीनियर उसको बनाएंगे। फिर ठेकेदार चाहिए होगा भाई, ठीक है ना। मजदूर चाहिए होंगे, ठीक है। उस पैसे से रॉ मटेरियल आएगा, तो रॉ मटेरियल चाहिए होंगे। और ये बन गया तो उसको ऑपरेट करना होगा, बिल्कुल, उसकी मेंटेनेंस चाहिए होगी, उस पर टोल कनेक्शन, टोल लेना पड़ेगा। ये सारी चीजें इस पर्टिकुलर पुलिया जो हम बनाए जा रहे हैं, इस पर्टिकुलर पुलिया के लिए चाहिए होगी, ठीक है। ये सब चाहिए होगी। अब एक तो मॉडल होता है कि सारा काम गवर्नमेंट करे, गवर्नमेंट ने पैसा लगाया, गवर्नमेंट ने अपने जो सीपीडब्ल्यूडी हो गए, जैसे मान लो, है ना, सीपीडब्ल्यूडी से इंजीनियर है उनके पास ठेकेदार है, सब कुछ है उनके पास, उन्होंने बनाया, वही ऑपरेट करे, उन्होंने टोल लगाया, मस्त है। लेकिन अब इसमें दिक्कतें होती है कि गवर्नमेंट के पास इतनी एक्सपर्टाइज नहीं होती, नई टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है गवर्नमेंट के पास। दूसरा, गवर्नमेंट के पास इतने काम है तो प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं।
है ना। गवर्नमेंट के पास इतना फाइनेंस भी नहीं है भाई, नहीं तो फिर फिजिकल डिफिसिट बढ़ जाता है, ज्यादा फाइनेंस अपन लगाएंगे तो गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना मिलके काम करे, प्राइवेट सेक्टर भी थोड़ा कमाएगा, हमारा काम भी हो जाएगा, देश आगे बढ़ेगा, मजे ही मजे। तो मजे ही मजे के लिए अलग अलग मॉडल के थ्रू आते हैं। अब देखो भाई अब आते हैं अपन पहला मॉडल, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर की। ये सारी चीजें, ये जो टर्मिनोलॉजी जो प्राइवेट सेक्टर पे अप्लाई होती है ना, तो बिल्ड करो, ऑपरेट करो, ट्रांसफर कर दो। कि भाई साहब गवर्नमेंट ने बोला कि ये देखो ये जमीन है हमारी, इस पर सड़क बनाओ। प्राइवेट सेक्टर को बोला कि तुम सड़क बनाओ, इसको बिल्ड करो, इसमें जो भी इंजीनियरिंग लगेगी, ठेकेदार लगेगी, पैसा लगेगा, सब आपका है। इसको इसको फिर ऑपरेट करो, कि मान लो आप 50 साल तक इसको ऑपरेट करो, मतलब टोल लो, आपका पैसा निकल जाए, वो पहले से डील साइन हो जाती है कि इतने साल में पैसा निकाल लेंगे, फिर हमें वापस ट्रांसफर कर दो। इससे प्राइवेट सेक्टर को क्या फायदा होगा, उन्होंने बनाया, उनको जमीन मिल गई थी, उन्होंने बनाया, उन्होंने बढ़िया पैसा कमाया, 50 साल तक अपना पैसा निकाला, प्रॉफिट निकाला अपना, और वापस गवर्नमेंट को वो कर दिया। इसमें गवर्नमेंट की कोई हेडक नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, इसमें प्रॉब्लम जब आप एग्जाम में आओगे तो कैसे लिखोगे आप, मैंने डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखी, आप बना लें डेफिनेशन कि बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल में जो जो कंस्ट्रक्शन होता है वो कौन करता है, प्राइवेट सेक्टर करता है। जो फाइनेंस देता है वो कौन करता है, प्राइवेट सेक्टर देता है। जो ऑपरेट करता है वो कौन करता है, प्राइवेट सेक्टर देता है, एंड देन ट्रांसफर कर देता है बैक टू द गवर्नमेंट एजेंसी। ठीक है, ये हो गया बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। इसके फायदे क्या है कि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छे से हो पा रहा है, जो प्राइवेट सेक्टर का जो पैसा है उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया जा रहा है, ये सब हो गया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या है भाई, प्रॉब्लम्स इसमें है कि प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा नहीं है, पहली बात तो, है ना, क्योंकि क्राउड आउट इफेक्ट हो जाता है। दूसरा, प्रॉफिट ओरिएंटेड ज्यादा हो जाता है, तो टोल वगैरह हो सकता है कि ज्यादा अच्छे से ऑपरेट ना हो पाए, तो बहुत सारी चीजें हैं, है ना। रॉ मटेरियल में हो सकता है कि थोड़ी गड़बड़ हो जाए, हालांकि सब ऑडिट वगैरह होते हैं, तो ये वाली चीज हो गई, बोट हो गया। डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट ट्रांसफर, डीबी, ये सिमिलर ही है। तो पहले मतलब प्राइवेट सेक्टर डिजाइन करेगा, उसको आर्किटेक्चर हो गया, बिल्ड करेगा, फाइनेंस भी वही करेगा, ऑपरेट करेगा और ट्रांसफर कर देगा। ये मतलब इसी का एक तरीके से एक्सटेंशन हो गया, ज्यादा खोल के बता दिया इसको, ठीक है। रिहेबिलिटेट ऑपरेट ट्रांसफर, मान लो कोई भी पुराना प्रोजेक्ट है, मान लो सड़क बनी हुई थी पहले से, टूटी फूटी सड़क बनी थी, उसको रिहेबिलिटेट करो, उसको सही करो आप, प्राइवेट सेक्टर आएगा, उसको सही करेगा, उस पर टोल लगाएगा। और जैसे पहले ये जो एनएच, अभी तो ये जो एनएच 52 है, ये टोंक वाला, ये एनएच 12 होता था पहले, है ना। तो ये नेशनल हाईवे तो बना हुआ था पहले भी। अब मान लो इसको सही करना है, इसको 4 लेन से 6 लेन करना है, 8 लेन करना है, तो उसको रिहेबिलिटेट करो, उसको सही करो, वहां पे टोल लगाओ, पैसा निकालो, जब तक पैसा निकलता है वहां निकालो, और फिर ट्रांसफर करके चले जाओ, तो ये रिहेबिलिटेट हो गया। ये मतलब ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट हो गया एक तरीके से, ठीक है। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल से पहले अपन ईपीसी पढ़ेंगे। एक मिनट, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। ईपीसी मॉडल क्या होता है, देखो मैं बताता हूं आपको, ये रहा ईपीसी। इसमें क्या होता है कि द गवर्नमेंट पेज द इंटायर कॉस्ट टू प्राइवेट पार्टीज टू बिल्ड, ठीक है, गवर्नमेंट रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोड मेटेरियल, ठीक है। ईपीसी क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर का जो काम है वो सिर्फ ये है कि आप इसको इंजीनियरिंग करोगे, आप इसको डिजाइन करोगे, आ, आप आप जो भी रॉ मटेरियल लगाए वो आप खरीदो, हम पैसा देंगे, गवर्नमेंट पैसा देगी, और कंस्ट्रक्ट करके आप चले जाओ बस। मतलब एक तरीके से मैं घर बनवा रहा हूं, तो मैंने ठेके पे दे दिया अपना घर बनाना, पैसे मेरे लग रहे, सब कुछ रहूंगा मैं, उसको रेंट पे मैं चढ़ाऊंगा घर को। तो सब लोग घर पे यही करते हैं, ठेके पे मैंने घर चढ़ा दिया, तो एक ठेके पे देना हो गया उसको। तो ईपीसी मॉडल कुछ नहीं है, ठेका देना है, ज्यादा कंफ्यूज होना ही नहीं है। ठेके पे दे दिया गवर्नमेंट ने कि ये ब्रिज बनाना है तुम्हें, पैसा लो, ये लो पैसा लो, तुम इसको इंजीनियर करो, तुम ही इसको जो भी रॉ मटेरियल खरीदना है वो खरीद के कंस्ट्रक्ट करके हमें दे जाओ बस, तो आपको ऑपरेट नहीं करना है, हम ही ऑपरेट करेंगे। जैसे ठीक है, मैंने घर बनवा लिया ठेके पे, वो तो चला गया ठेकेदार बना के, अब कौन से कमरे को रेंट पे देना है, उससे कितना कमाना है, वो सब मेरे ऊपर है। ये पीछे वो बिल्कुल बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर का बिल्कुल अपोजिट हो गया। उसमें तो सारा पैसा भी वही लगा रहे थे, सब कुछ वही कर रहे थे, क्या नाम है, और ऑपरेट भी वही कर रहे थे। यहाँ पे नहीं, पैसा वैसा सब ऑपरेट हम करेंगे, आप तो बस बना के चले जाओ। अब इसमें दिक्कत क्या होती है कि गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है, फिस्कल डिफिसिट ज्यादा हो जाता है ना। फायदे क्या है इसके कि आप प्राइवेट सेक्टर से बनवा रहे हो, तो नई नई टेक्नोलॉजी आती है प्राइवेट सेक्टर की, ठीक है ना। सही तो है ना। हेलो हेलो हेलो। हाँ, अब बीच में एक नया मॉडल लाया गया, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल क्या है भाई, इन दोनों के बीच का। तो गवर्नमेंट बोली कि यार ऐसा करते हैं ना अपन, कॉस्ट भी हम थोड़ा थोड़ा बांट लेते,
तो हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में 40, ये इसका क्रेडिट गोज टू विजन आईएएस, ये जो टेबल है विजन आईएएस से लिए मैंने, ध्यान रखना उनका जो करंट अफेयर्स का जो कंपाइलेशन आता है उससे लिए, ठीक है। तो 40% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट इज पेड बाय गवर्नमेंट एज कंस्ट्रक्शन। देखो पहले तो हम 40% को गवर्नमेंट पे करेगी, 60% खुद लगाएगा, और जो बाकी का जो बचा हुआ पैसा है ना वो गवर्नमेंट किस पे बेसिस पे देती है, कंस्ट्रक्शन की जो माइलस्टोन है उसके बेसिस पे देती है, कि इतना बन गया लो, इतना लो, इतना बन गया इतना लो। तो इसमें देखो, इसमें क्या हुआ कि आपने फाइनेंस को बांट दिया 40-60 का, 40 गवर्नमेंट दे रही है और 60 प्राइवेट सेक्टर दे रही है, एंड रिमेनिंग 60% इज टू बी अरेंज बाय द डेवलपर्स। सीधी सी बात ये बिल्कुल करना चाहिए। तो इसमें आपने देखो, इसमें प्राइवेट सेक्टर की एक्सपर्टाइज भी आ गई, वही बिल्ड करे, वही ऑपरेट करे, वो कर रहे, लेकिन आपने पैसे को बांट दिया, 40 हम दे रहे हैं भाई, 60 तुम दो। ये टोल ऑपरेट ट्रांसफर भी हो गया कि आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ गवर्नमेंट ने करके दे दिया बना बनू के, आप तो बस टोल को ऑपरेट करोगे और फिर फाइनली ट्रांसफर करके चले जाओगे, ठीक है। तो आप ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको निकालनी है, बी और प्रॉफिट किसको दोगे, गवर्नमेंट को दोगे। बीओटी मॉडल के दो वेरिएंट है, बीओटी टोल या और बीओटी वार्षिक। तो वही ये डिपेंड है कि यार आप वही यार जो बीओटी टोल के मामले में आते हैं, जोखिम पीपीपी द्वारा वहन किया जाता है, जबकि बीओटी वार्षिक के मामले में सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा वहन किया जाता है। यार मतलब सिंपल सी बात है, इंग्लिश में पढ़ता हूँ मैं, हिंदी में उड़ जाता हूँ। BOT toll and BOT and in case of BOT toll, the traffic risk is borne by the PPP or will in the case of BOT annuity it is borne by the public authority। देखो यार, एन्युटी में तो सीधी सी बात है कि आप उसको ऑपरेट करो, हमें बस पैसा देते जाओ इसका हर साल का, और जितने भी जो ट्रैफिक रिस्क है, कितने आ रहे हैं, मान लो कम आ रहे हैं, टोल निकल नहीं पा रहे हैं, या फिर मेंटेनेंस का बहुत ज्यादा खर्चा आ रहा है, वो सब गवर्नमेंट वहन करेगी। और बीओटी टोल में तो क्या आप टोल ऑपरेट कर रहे हो तो जो भी खर्चा आ रहा है आपका, आपको मान लो किसी महीने घाटे हो जाते हैं तो वो सब प्राइवेट सेक्टर वो करेगी। ये ज्यादा काम का नहीं है, इसलिए मैंने इस पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। देखो सच बताऊं तो बीओटी के दो टाइप होते हैं, बीओटी टोल और बीओटी एन्युटी वार्षिकी। इतना नहीं आएगा, नहीं आएगा, टेंशन मत लो। बस ये पीपीपी मुझे थोड़ा समझाना था ताकि आपके माइंड में रहे। मान लो ज्यादा ही फूटी किस्मत आए, मान लो पीपीपी पे एक ब्रॉड क्वेश्चन आ गया, तो आप लिख के आओ कि बीओटी मॉडल होता है, ईपीसी मॉडल होता है, हाइब्रिड एन्युटी हेम मॉडल होता है। ये तीन याद रख लेना आप, तो ईपीसी, बीओटी और हेम। और जब आप लिख रहे हो तो थोड़ा सा आपके हाथ में कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि आपको इंटरनलाइज है कि ईपीसी क्या होता है, बीओटी क्या होता है, हेम क्या होता है ना, हाइब्रिड। बस इतना ही था, बाकी इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आने की बहुत कम संभावना है, ठीक है। अब देखो, अब ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देने के लिए बस ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमेटी। जितने भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इनको अप्रेजल करना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए एक कमेटी बना दी इन्होंने, अपेक्स बॉडी है, इंश्योर स्पीडी अप्रेजल ऑफ प्रोजेक्ट। मान लो हाईवे बनाना है, पब्लिक और प्राइवेट साथ आ गए, तो फटाफट से डॉक्यूमेंट चेक करके कि प्राइवेट एंटिटी यहाँ सच में बना पाएगी नहीं बना पाएगी, हाँ इनके पास इंजीनियर है या नहीं है, हाँ इनकी एक्सपीरियंस है या नहीं है। इनके ठेकेदारों की भी अलग अलग कैटेगरी होती है, A1 कैटेगरी, A2 कैटेगरी, ऐसे ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास ठेकेदार होते हैं, जिनके पास ए क्लास लाइसेंस है या नहीं है, सारा को फटाफट पढ़ के अप्रूव कर दिया कि हाँ भाई ये अडानी ग्रुप ये पोर्ट बना सकता है। तो ये हो गया। इलिमिनेट डिलेज, बिल्कुल। एडॉप्ट इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस, बहुत सारे जैसे अमेरिका में क्या चल रहा है उनको पता होती है एपेक्स बॉडी को, तो वो यहाँ पे वो नया मॉडल ले आएंगे, वो ईपीसी के अलावा और भी तो कोई ढंग का मॉडल, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के अलावा और भी ढंग का मॉडल हो सकता है, वो ले आए यहाँ पे, है ना। है यूनिफॉर्मिटी इन अप्रेजल मैकेनिज्म गाइडलाइन, अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो सब में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए कि क्या क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, क्या क्या। मान लो राजस्थान में कोई प्रोजेक्ट बना रहे थे, उसमें कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ गई, उसका सोल्यूशन राजस्थान में किया, तो फिर सब जगह वो सोल्यूशन कर देगी कि यार ऐसी प्रॉब्लम आती है पीपीपी प्रोजेक्ट में, तो सब जगह यूनिफॉर्मिटी हो गई। ये अपेक्स कमेटी का काम होता है। चेयरमैन कौन था, चेयर बाय सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डीईए। जो 6 डिपार्टमेंट थे ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, उनमें डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, जो कि इकोनॉमिक सर्वे भी बनाता है ना। तो ये उसके अंदर आ गई। मेंबर्स, मेंबर्स कौन कौन से होंगे भाई, कोई भी पीपीपी मॉडल में क्या क्या चाहिए होगा, एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का पैसा लगता है तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का सेक्रेटरी बैठेगा। डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, क्योंकि बहुत सारे पीपीपी मॉडल में लफड़े हो जाते हैं, तो डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स का सेक्रेटरी बैठेगा। और स्पॉन्सरिंग मिनिस्ट्री एंड सीयू नीति। स्पॉन्सरिंग मिनिस्ट्री मतलब मान लो हाईवे प्रोजेक्ट बन रहा है तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड डेवलपमेंट एंड हाईवे हो गया। मान लो पोर्ट बन रहा है तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग हो गया, है ना। मान लो कोई एयरपोर्ट पीपीपी मॉडल में हम बना रहे हैं, जैसे दिल्ली एयरपोर्ट हो गया जीएमआर ग्रुप का, मुंबई एयरपोर्ट अडानी ग्रुप का, वहां पे कुछ डेवलप कर रहे हैं दोनों मिलके, तो मिनिस्ट्री ऑफ ये जो सिविल एविएशन हो गई। ये सारी मिनिस्ट्रीज, कंसर्न मिनिस्ट्रीज भी साथ आएगी। अब देखो सिंपल सा है, मान लो क्वेश्चन आ गया पब्लिक प्राइवेट अप्रेजल कमेटी, भाई बड़ी सी चीज लगती है कि यार अप्रेजल कमेटी में क्या लिखूं, कुछ नहीं है।
कुछ नहीं आता तो ये सब लिख दो कि डिले को कम करेगी, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस को अडॉप्ट करेगी, यूनिफॉर्मलाइज कर देगी चीजों को। कौन कौन होते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक जो अफेयर्स का जो सेक्रेटरी है वो तो इसका चेयरमैन होता है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर हो गया, अपने जो डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स का सेक्रेटरी हो गया, कंसर्न मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी हो गए, और नीति आयोग के सीईओ हो गए। क्यों? क्योंकि नीति आयोग की पॉलिसी मेकिंग में काम करती है, तो उसका सीईओ होना भी जरूरी है। द पब्लिक प्राइवेट अप्रेजल कमेटी हैज क्लियर्ड 79 प्रोजेक्ट विद टोटल कॉस्ट ऑफ 2 लाख। अब यार देखो ये इकोनॉमिक सर्वे में डेटा लिखा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद भी नहीं रहेगा। लगभग 80 प्रोजेक्ट आप लिख के आ जाना कि 80 प्रोजेक्ट इन्होंने कर लिए। ये हिंदी में, साफ हिंदी में बक लेता हूँ। केंद्रीय क्षेत्र में पीपीपी परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए शीर्ष निकाय उद्देश्य है परियोजनाओं का त्वरित मूल्यांकन सुनिश्चित करना है, बिल्कुल सही बात है। देरी को खत्म करना है, अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना है, और मूल्यांकन तंत्र और दिशा निर्देशों में एक रूपता लाना है, यूनिफॉर्मिटी लाना है। अध्यक्ष को ने सचिव आर्थिक मामला विभाग की अध्यक्षता में, सदस्य को ने व्यय विभाग, विधि कार्य विभाग, प्रायोजक मंत्रालय के सचिव तथा नीति आयोग के सीईओ। वित्त वर्ष 15 से वित्त वर्ष 23 तक लगभग 79, लगभग 80 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है। अब जैसे भाई कमेटी बन गई तो फंड भी जरूरी है, तो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड स्कीम, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए फंड है, ये इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन है। नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन 3 नवंबर 2022, द एम टू स्कीम्स टू डेवलप क्वालिटी पीपीपी प्रोजेक्ट बाय द प्रोवाइडिंग नेसेसरी फंडिंग सपोर्ट। जैसे मान लो हाइब्रिड एन्युटी मॉडल है, उसमें 40% गवर्नमेंट देगी ना, तो उसके लिए फंड भी तो चाहिए। आईपीडीएफ स्कीम से टोटल आउटले 150 करोड़ फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर। 150 करोड़ में तो क्या ही हो गया। Under the scheme, a maximum amount of 5 crore for a single proposal inclusive of any tax implication can be funded। 5 करोड़ तक के प्रोजेक्ट को ये फंड करती है। तो ये तो छोटी छोटी प्रोजेक्ट वाली बात हो गई, तो छोटी मोटी सड़क वगैरह की बात होगी। ठीक है, तो छोटे प्रोजेक्ट के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड पीपीपी प्रोजेक्ट होने चाहिए। 5 करोड़ तक का प्रोजेक्ट 150 करोड़ बनाया इनमें। मजा नहीं है यार इसमें, तो ये तो 150 करोड़ और 5 करोड़ तो कम ही है तो अमाउंट। बस ये तो होने वाला है। बस आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या है? विशेष आर्थिक क्षेत्र। अब हिंदी वालों को प्रायोरिटी देता हूं, पहले हिंदी पढ़ूंगा। ठीक है। विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या है? एक विशेष रूप से चित्रित शुल्क मुक्त एनक्लेव है, जिसे व्यापार संचालन शुल्क और टैक्स के लिए विदेशी क्षेत्र माना जाता है। मैंने बताया आपको कि उसको फॉरेन एंटिटी मान लिया जाता है, उस पर कोई आयात का नहीं लगेगा, कोई निर्यात, वो है ही विदेशी एंटिटी, वो एरिया ही पूरा विदेश का है। तो उस पर जैसे ये कोई भी शुल्क हो गया, संचालन हो गया, टेरिफ हो गया, नहीं लगता। इंसेंटिव क्या है? शुल्क मुक्त आयात हो गया। शून्य रेटेड आईजीएसटी। आईजीएसटी कब लगता है? इंटरेस्ट रेट जीएसटी। जब आप मान लो क्या नाम है, राजस्थान से गुजरात कोई माल ट्रांसफर कर रहे हो, ये वो तो फॉरेन एंटिटी है, उसमें तो जीएसटी आईजीएसटी लगेगा ही नहीं। ठीक है। सिंगल विंडो क्लियरेंस हो गया, विद्युत शुल्क पर छूट हो गई, ये सब। उदाहरण के लिए सीतापुरा जयपुर में, ये बगल में ही है, जेम्स एंड ज्वेलरी का सीजेड है, बिल्कुल सही बात है। तो मान लो आप मान लो सीतापुरा से हटके प्रतापनगर, जहां मान लो मैं रह रहा हूँ, प्रतापनगर में रह रहा हूँ मैं, प्रतापनगर में जेम्स एंड ज्वेलरी की इंडस्ट्री लगाते हो और एक्सपोर्ट करते हो, तो आप पे एक्सपोर्ट कर लगेगा। ठीक है। लेकिन वही आप सीतापुर में जाके शिफ्ट हो जाते हो, तो आप पे एक्सपोर्ट कर नहीं लगेगा। कितना फायदा हो गया इतनी सी दूर शिफ्ट होने में, इसलिए वहां पे इंडस्ट्रीज का हब बन जाता है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? और ऑब्जेक्टिव तो अपन पढ़ते आ रहे हो, रोजगार सृजन होगा, एक्सपोर्ट में बढ़ावा होगा, जीडीपी में बढ़ोतरी होगी, कटिंग एज टेक्नोलॉजी आएगी, एफडीआई एफआईआई निवेश बढ़ेगा, ये सब चीजें, रोजगार सृजन होगा, निर्यात प्रोत्साहन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास होगा, बेहतर विदेशी निवेश आएगा, आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा होगा, ये जीडीपी हो गया, आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा। बस यही सब होता है। स्पेशली ये देखो सीतापुरा वाली है ना, रिको द्वारा ऑपरेटेड है, ध्यान रखना है। मल्टी मल्टी सेक्टर एसईजेड सीतापुरा है, परफेक्ट लोकेशन फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। ये मल्टी सेक्टर है, मतलब जेम्स एंड ज्वेलरी के अलावा और भी होंगे इसमें। ये देखो कितनी अच्छी अच्छी रोडें बनी हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर, भाई यहाँ पे अरबपति रहते हैं सच में। कल ही जाके आया था बैंक के काम से सीतापुरा, तो सही है यार, ये बहुत सही चीज है। आधार, बस ये तो लास्ट हो गया ये तो ना। अपना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म होने वाला है, कितना टाइम हुआ? 1.5 घंटा हो गया ना। हम्म। आधार क्या है? द मेनी अचीवमेंट्स ऑफ यूनिक आइडेंटिटी। अब ये अलग से आधार क्यों पढ़ा रहा हूँ भाई, मेरा दिमाग खराब है क्या? ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये बॉक्स में दिया हुआ है इकोनॉमिक सर्वे के में, इस लेटेस्ट के में, तो आधार पे पूछा जा सकता है। आधार सबको पता है। ठीक है। 2010 में लॉन्च किया गया, यूनिक 12 डिजिट का आईडी कार्ड है ये। ठीक है। भूल जाओ तो अपने एग्जाम हॉल में आधार निकाल लेना और गिन लेना कितने डिजिट है। ठीक है। क्योंकि आधार तो अलाउड होता ही है। ठीक है। एक बार मैंने एक प्री का क्वेश्चन सही किया था, आधार पे कोई क्वेश्चन था और जेब में आधार था, तो कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली थी, एक्सट्रैक्ट की थी, तो ऐसे प्री का क्वेश्चन सही हो गया था। ठीक है। तो एक बार एक नोट पे क्वेश्चन आया था उसका
प्री में ही क्वेश्चन आया था कोई नोट पे, तो बहुत सारे बच्चों ने अपने जेब में जिनके भी नोट था उस पे देख के सही किया था वो सवाल। तो रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ड्यू टू मल्टीपल आईडी। देखो भाई, कभी कहीं पेन चाहिए होता है, कभी राशन कार्ड चाहिए होता है, कभी क्या चाहिए होता है। आधार कार्ड ने बहुत जीवन आसान कर दिया है, मैक्सिमम चीजों में आधार कार्ड चाहिए होता है। तो मल्टीपल जो आईडी जो उसके कारण जो कॉम्प्लेक्सिटी होती थी, जो जटिलता होती थी, उसको इन्होंने रिड्यूस कर दिया है। यूज क्या है, टारगेट डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज सब्सिडीज एंड बेनिफिट्स। कोई भी बेनिफिट हो गया, फाइनेंसेज हो गए, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो गए, स्कीम्स को टारगेट डिलीवरी करनी है तो ठीक है। 318 सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स और 720 से ज्यादा डीबीटी स्कीम्स, स्टेट की डीबीटी स्कीम्स नोटिफाइड है अंडर सेक्शन 7 ऑफ द आधार एक्ट 2016। ठीक है, सेक्शन 7 है आधार का। आधार एक्ट 2016 जो आया था उसमें लगभग 300 से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम और 700 से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट। देखो मैंने बोलने में ही लगभग बोला है, 300 से ज्यादा और 700 से ज्यादा, ताकि आपको याद रह जाए। आधार अब तक कितने, लगभग 135 करोड़ आधार, 140 करोड़ हमारी जनसंख्या, 135, मतलब आजकल तो आधार तो भाई छोटे बच्चे का पैदा होने के 2-3 महीने बाद में बना लेते हैं लोग, है ना। 75 करोड़ रेजिडेंट्स ने आधार को अपने राशन कार्ड से लिंक किया है। ठीक है, क्योंकि एनएफएस एक्ट के हिसाब से हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, तो आधार से लगभग 75 करोड़ लोगों ने, और इतने ही 75 करोड़ लोगों ने बैंक अकाउंट को अपने आधार से लिंक किया। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 75.3 75.4 याद नहीं रखने, आप लिखना 75 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपने आधार को बैंक अकाउंट से लिंक किया है, 75 करोड़ ज्यादा लोगों ने अपने राशन कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक किया है, और लगभग लगभग 30 करोड़ या 25 करोड़, आप कुछ भी लिख सकते हो, लगभग 28 करोड़ रेजिडेंट्स ने अपने एलपीजी सब्सिडी लेने के लिए आधार को कुकिंग गैस कनेक्शन से लिंक किया है। ये जितना डेटा याद हो जाए उतना अच्छा है। 2020-10 में लॉन्च, 12 डिजिट के आईडी। ये मल्टीपल आईडीज की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जटिलता है, उसको कम करता है। यूज क्या है, वित्तीय सेवाओं, सब्सिडी और लाभों को लक्षित लक्षित डिलीवरी, टारगेटेड डिलीवरी। ठीक है, 318 केंद्रीय योजनाएं और 700 से अधिक राज्य डीबीटी योजनाओं को ये करता है सेक्शन 7 के अंदर। आधार 135 करोड़ से ज्यादा आधार हो गए, 75 करोड़ ज्यादा क्या हो गए, बैंक अकाउंट लिंक्ड हो गए, 75 करोड़ ज्यादा राशन कार्ड लिंक हो गए, और लगभग 28 करोड़ लोगों ने अपने गैस कनेक्शन से सब्सिडी लेने के लिए आधार को लिंक किया है। यूज ऑफ आधार बहुत सारे डीबीटी में भाई, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में हमने आधार का यूज करके 2.7 लाख करोड़ रुपए बचा लिए। ये फाइनेंस मिनिस्टर ने इस साल के बजट स्पीच में कहा था। पहल हो गया, नरेगा हो गया, पीडीएस हो गया, फर्टिलाइजर सब्सिडी हो गया, ये सारे में आधार यूज होता है। इंडिया का जो डीबीटी इम्प्लीमेंटेशन है, इसको भाई साहब वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने भी बढ़ाई की है। वही आईएमएफ जिसने 1990 में हमारे से सोना गिरवी रखने के लिए बोला था, वही आईएमएफ आज हमारी बढ़ाई कर रहा है। अरे जोश आ जाता है कभी कभी। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम एक पेमेंट सिस्टम है जिसको इनेबल कौन कर रहा है, आधार कर रहा है ना। जैसे बापू होता है एक बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, बापू बायोमेट्रिक आधार पब्लिक अंडरटेकिंग, ऐसा होता है ये। मतलब आपने फिजिकल, सॉरी 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 सॉरी, गलत बोल दिया, गलत बोल दिया। बापू है ना, बापू फिजिकल अपटेक ऑथेंटिकेटेड, हाँ, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेटेड फिजिकल अपटेक बापू होता है। कि मान लिया आपने फिजिकल अपटेक ले रहे हो, आप राशन लेने जा रहे हो, तो आपने वहां पे लगाया अपना अंगूठा लगाया, बायोमेट्रिकली ऑथेंटिकेटेड हो और फिजिकली आप चीजें लेके चले गए, आप चावल के कट्टे को लेके चले गए, तो बापू हो गया। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम हो गया, वही वाली विड्रॉल कर सकते हो, कैश डिपॉजिट कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो बैंक अकाउंट से यूजिंग सिंपल आधार। आधार ज्यादा आईडी चाहिए नहीं आपको। वो पैन कार्ड वगैरह चाहिए होते हैं जब ज्यादा वो होता है, जैसे 2 लाख या 1 लाख से ऊपर ट्रांजेक्शन होता है। जनधन आधार मोबाइल की ट्रिनिटी आपको पता है, ये अकाउंटेबिलिटी बढ़ी है, गवर्नमेंट की ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, सब आप लिख सकते हो। वन नेशन वन आधार कार्ड में, इसमें वन नेशन वन राशन कार्ड में आधार की काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेटाबेस जो है पीडीएस का वो आधार से लिंक्ड है। ठीक है, इससे क्या फायदा हुआ कि घोस्ट बेनिफिशरीज हो गया, डुप्लीकेट बेनिफिशरीज हो गया, इनको हटाने में मदद मिली, क्योंकि आधार तो यूनिक आईडी है। तो मान लो बिहार में कोई राशन ले रहा था, वही मान लो महाराष्ट्र में जॉब कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, तो वो महाराष्ट्र में जब राशन लेगा तो बिहार में नहीं ले सकते उसके घर वाले, क्योंकि यूनिक आईडी से वो लिंक्ड है। और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होता है, तो ऐसा भी नहीं कि कोई और निकाला के ले जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि जो 6,000 रुपए हर साल जा रहा है ना, वो ई केवाईसी डीबीटी और एपीबी तीनों का एक तरीके से मिश्रण है। कोविन, कोविड 19 में जो हमने लगभग 2 बिलियन 2 अरब वैक्सीन हमने दे दी लोगों को। आप बोलोगे इतने तो लोग ही नहीं है, लेकिन डबल डोज लगी थी ना, 140 करोड़ लोग थे, लेकिन हमने 200 करोड़ ज्यादा वैक्सीन लगा दी ना, क्योंकि डबल डबल डोज लगाई थी हमने। तो इस कोविन को पूरी तरीके से सही स्ट्रीमलाइन चलाने के लिए आधार की वो थी। हालांकि और भी आईडी इसमें अलाउड थी, आप राशन कार्ड ले जाओ, आप अपना वोटर आईडी कार्ड ले जाओ, आप पैन कार्ड ले जाओ, ड्राइविंग लाइसेंस ले जाओ, कोविन में वैक्सीन में रजिस्टर करने के लिए आप ले जा सकते हो बहुत सारी चीज। कोविन भी पढ़ेंगे अपन, ठीक है।
फेस ऑथेंटिकेशन, आधार से सीड करके, मान लो पेंशनर्स होते हैं, है ना, पेंशनर्स होते हैं, तो अब मान लो किसी पेंशनर की डेथ हो गई तो उनकी पेंशन रुकनी चाहिए, है ना, तो वो कैसे जीवन प्रमाण हर बार होता था, तो पहले क्या होता था, बैंक में जाके फेस ऑथेंटिकेशन होता था, बैंक वाले ऑथेंटिकेट करते थे कि हाँ भाई ये जिंदा है और इनकी पेंशन कंटिन्यू होनी चाहिए, हर साल ऑथेंटिकेट करना पड़ता, लेकिन अब घर बैठे फेस ऑथेंटिकेशन होता है क्योंकि आधार से सीडेड है चीजें, तो ये सब चीजें होगी। डीबीटी भाई, आप डीबीटी डीबीटी कर रहे हैं तो एक स्लाइड डीबीटी की भी पढ़ लेते हैं अपन। डीबीटी 2013 में लॉन्च किया गया, ठीक है साहब, ठीक है साहब, 2013 में पूरे भारत में 300 से अधिक केंद्रीय योजनाएं और 2000 से अधिक राज्य योजनाएं होगी। अब आप बोलोगे यार इतने सारे तो डेटा हो गए कि अब जितना याद रखो उतना याद रखो यार, नहीं भी याद रहे तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी स्कीम है डीबीटी में भाई, पीएम किसान हो गया, नरेगा हो गया, नेशनल सोशल असिस्टेंट, नेशनल सोशल क्या है, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम ही तो था ये, आज सोशल का सो वो था, ठीक है। तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम हो गया, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हो गई, एनआरएलएम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम हो गया, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति एनएसपी हो गया, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल हो गया, ये सब में नगद स्थानांतरण डीबीटी के द्वारा ही होता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत खाद्य जो सब्सिडी दी गई 80 करोड़ लोगों को, वो भी डीबीटी के द्वारा ही होता है। ऐप कौन सा यूज किया, उमंग ऐप, क्योंकि वहां पे सारा यूनिफाइड था ई गवर्नेंस के लिए, ठीक है। तो एडवांटेज क्या है, सब्सिडी की लीकेज को रोकता है भाई, गोस्ट बेनिफिशियरीज थे, नकली लोग थे, उनको लाभार्थियों को हटा दिया इसने, डेटाबेस से लगभग 10 करोड़ डुप्लीकेट बेनिफिशियरी को हटा दिया गया, बताओ 10 करोड़ के लोग फालतू का वो ले रहे थे। बिचौलियों का उन्मूलन कर दिया, जो मिडल मैन थे उनका उन्मूलन कर दिया। लाभार्थियों को निधि अंतरण में देखो पारदर्शिता हो गई, बेहतर जवाबदेही हो गई किसकी, सरकार की। उसके अलावा दक्षता हो गई, ताकि बेटर लक्षित डिलीवरी हो सके, जिसको जरूरत है उसको डिलीवरी हो सके। री इंजीनियरिंग के माध्यम से सरकारी प्रक्रिया में सुधार, फीडबैक मिलता है वापस डीबीटी के साथ, री इंजीनियरिंग करते हैं कि यार इस स्कीम में ये कमी थी, ये सही थी, ये गलत था, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक स्टैंडर्ड कंक्लूजन है, मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर पे 10 मार्कर का क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे डिजिटल, कोई सा भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इसके साथ खत्म हो गया, तो उसमें क्या होगा, नीति आयोग बोलता है कि कॉमन कनेक्टेड कन्वीनियंट कंजेशन फ्री क्लीन कटिंग एज इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। तो मान लो क्वेश्चन आ जाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन कौन सी स्कीम चलाई जा रही है, ऐसे तो आप कंक्लूजन में लिख के आओगे, उपयुक्त स्कीम्स या उपयुक्त योजनाएं भारत को 6C जो का जो एम है, जो टारगेट है, वो अचीव कर, जो नीति आयोग द्वारा दिए गए 6C के टारगेट को अचीव करने में हेल्प मिलेगी। 6 की कौन कौन से हो गए, कॉमन कनेक्टेड कन्वीनियंट कंजेशन फ्री क्लीन कटिंग एज, है ना। हिंदी में भी आप ऐसे ही लिख के आओगे, कनेक्टेड कन्वीनियंट कंजेशन फ्री, क्योंकि सी पे बात हो रही है ना, 6C पे। कॉमन, आप ब्रैकेट में फिर लिख सकते हो कि कॉमन को आम हो गया, आम लोगों तक पहुंचानी है इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टेड होना चाहिए गांव गांव ढाणियों तक, कन्वीनियंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको आप पैसे दे रहे हो लेकिन मजा ही नहीं आ रहा, कन्वीनियंट जैसे मान लो वंदे भारत एक्सप्रेस हो गई, है ना। कंजेशन फ्री होना चाहिए, भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि जनरल में जैसे ठूस के जाते हैं वैसे नहीं जाना चाहिए अपन। क्लीन होना चाहिए, क्लीन मतलब आपने ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज की, ई बस का आपने यूज किया, ट्रेन से आपने इलेक्ट्रीफाई कर दी, जो ब्रॉड गेज लाइन है वो, ना। कटिंग एज अत्याधुनिक होनी चाहिए, ये 6C यदि आप परिवहन क्षेत्र में या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज करते हो तो हमारा ये ड्रीम है, मतलब नीति आयोग के साथ। भारत के बुनियादी ढांचे की यात्रा वैश्विक रही है, लेकिन नवाचार और कार्यान्वयन में घरेलू रही है, ध्यान रखना। आप कार्यान्वयन करोगे, इंप्लीमेंटेशन करोगे, वो तो आप घरेलू नीड के हिसाब से ही करोगे ना, हमारी नीड अलग है, लेकिन हम सीखेंगे, जैसे कटिंग एज टेक्नोलॉजी वो वैश्विक तरीके से सीखेंगे, विश्व से सीखेंगे हम, ठीक है। लक्ष्य 9 क्या है, लचीला बुनियादी ढांचा बनाए जो क्लाइमेट चेंज के हिसाब से भी रेजिलेंट होना चाहिए, समावेशी होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने टॉप टीयर के लिए बना दिया, सिर्फ सिर्फ टीयर 1 सिटीज में बना दिया, सबके लिए टिकाऊ होना चाहिए भाई साहब, और औद्योगिक को बढ़ावा दे और नवाचार को बढ़ावा दे, ऐसा अपने को इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है। तो अपने को लक्ष्य 9 जो है, जो SDG 9 है, उसको पूरा करना है, या आप कंक्लूजन में लिख के आ सकते हो। रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और न्यूनतम जीवन स्तर के साथ आर्थिक विकास केवल मजबूत बुनियादी ढांचे के विकास से ही संभव है, बिल्कुल। कौन कौन से अपने को ये हिट करने, रोजगार देना है, सामाजिक सुरक्षा देनी है लोगों को, और जीवन स्तर को बढ़ावा देना है, ये किससे, आपको न्यूनतम बुनियादी ढांचा बनाना ही पड़ेगा। इसलिए हमें 2047 तक नए भारत के विजन की परिकल्पना को करने के लिए बुनियादी ढांचे की कमी को पूरा करना पड़ेगा। ये क्या दे दिया आपने, टारगेट दे दिया, दिस इज वन ऑफ द मेथड टू कंक्लूड समथिंग, टारगेट दे दिया आपने नए भारत के 2047 तक, ये इंग्लिश में भाई साहब। तो ये अपना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो गया। अपना नेक्स्ट लेक्चर है वो अपना कल ही आ जाएगा, ठीक है। उसमें अपन सारी हेल्थ हो गई, एजुकेशन हो गया, PPT बनी हुई है,
उससे जो नेक्स्ट लेक्चर है वो अपना परसों आ जाएगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा स्पीड में चल लूंगा, टेंशन मत लो आप। ठीक है, मस्त रहो बाकी तो यार। लाइक लाइक कर देना, लाइक अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। बाय बाय।